Hello everyone, welcome to the Layman Way. And this video is a part of my playlist on budget and economic survey, which by the way you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. We will be coming up with a budget video tomorrow or maybe day after tomorrow as soon as the budget gets released. And in this lecture, we will be covering the PIB India summary, which is basically the gist of what Arvind Subramaniam yesterday spoke about in the economic survey, which is very important for UPSC prelims. You do not need to read the full 2 volumes, to get the gist. The gist is very important, and that is what we'll focus upon. Alright guys, so before moving forward, do not forget to smash the like button, subscribe, and also turn on the notifications so that you don't miss on any new updates. Do recommend the video to your friends, and if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के हाइलाइट्स। तो ये जो हाइलाइट्स हैं ये पीआईबी इंडिया के हैं और यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का ज़रूरत नहीं है फॉर द प्रीलिम्स, तो एटलीस्ट नहीं है। हमारा मोटिव द लेमन वे में यही रहता है कैसे कम से कम आपको पढ़ाई से यूपीएससी क्लियर करवाया जाए। तो पीआईबी के हाइलाइट्स बहुत होते हैं। बजट के भी जो हाइलाइट्स आएंगे वो पीआईबी इंडिया जो है वो अपने हाइलाइट्स देता है, उसको आप पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। प्रीलिम्स में से बाहर कहीं कुछ नहीं पूछता है। दे डोंट एक्सपेक्ट यू कि आप पूरा वॉल्यूम पढ़ें 500-600 पेज का और फिर प्रीलिम्स के लिए आएँ, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई प्रीलिम्स के लिए इतना नॉर्मल जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आपको डीप में पढ़ना। आपको डीप में पढ़ना है, आप मेंस के लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल हो सकता है, बट मेंस के लिए भी जो आपके स्टैट्स वगैरह यूज़ होते हैं आंसर राइटिंग में, वो इससे दे कवर मोस्टली पूरा कवर हो जाता है। वहाँ से बस आपको ये पता चलेगा कि कॉन्क्लूजन कैसे लिखना है। अब कॉन्क्लूजन कैसे लिखना है ये तो आपको आंसर राइटिंग करके ही पता चलेगा, आपको कोई किताब पढ़ के नहीं पता चलेगा, है ना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना ये इकोनॉमिक सर्वे के हाइलाइट्स। तो सबसे पहले जब सुब्रमण्यन जी ने स्टार्ट किया तो कुछ कुछ तो ऐसे नॉर्मल सी बातें हैं जो इस हाइलाइट्स में करी गई हैं और कुछ कुछ फैक्ट्स हैं। तो हम दोनों पे फोकस करते हुए चलेंगे कि क्या क्या बोला है और मेन मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिंस कोविड, पिछले पूरे साल कोविड चला है, तो द हाईलाइट स्टार्ट फ्रॉम कि कोविड-19 में इंडिया ने शॉर्ट टर्म पेन लिया है फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स। मतलब शॉर्ट टर्म पेन लिया है फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म मतलब कि लॉकडाउन इंडिया में सबसे पहले हुआ है। मतलब जैसे ही ऑनसेट हुआ कोविड-19 का, तब से इंडिया ने 100% लॉकडाउन कर दिया था। मार्च में आपको याद होगा कि लॉकडाउन हो गया। तो जब लॉकडाउन हुआ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी एकदम बंद सी हो गई, है ना। तो और लाइवलीहुड्स पे बहुत इफेक्ट पड़ा, लोगों की जॉब्स गई इनिशियली। तो वो शॉर्ट टर्म पेन है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिया ने सेक्रीफाइस किया, राइट। लॉन्ग टर्म गेन ये था कि हमारा ह्यूमन कैपिटल बच गया, हमारे जो हमारे जो लोग हैं वो बच गए, हमारे डेथ्स कम हुई रादर देन अगर हम लॉकडाउन नहीं लगाते तो वायरस का स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता और लाइव्स भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करनी पड़ती। और इंडिया उस समय रेडी भी नहीं था कि इतना मैसिव स्केल पे कोई पैंडेमिक इंडिया को हिट करे, और इंडिया वाज नॉट रेडी फॉर इट। आपको पता होगा कि भाई बेड्स की कमी होने लगी थी मुंबई में, महाराष्ट्र में, जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना। लोकल में लोग ट्रैवल करते हैं तो वहाँ तो आपको पता होगा चिपक चिपक के लोग ट्रैवल करते हैं, तो एक इंसान कितने लोगों को वायरस फैला सकता है। तो अगर ये लॉकडाउन नहीं होता दैन डेफिनेटली द सिनेरियो वुड हैव बीन वेरी वर्स जो अभी है। आपने देखा होगा कि अभी इनिशियली सितंबर में इंडिया का जो अकाउंट था कोविड-19 का, सितंबर तक इट वाज राइजिंग, उसके बाद इट स्टार्टेड टू फॉल बैक। तो मतलब इंडिया रिस्पॉन्डेड इट ह्यूमेन प्रिंसिपल। ह्यूमेन प्रिंसिपल मतलब इंसानियत को ज़्यादा उन्होंने फोकस किया कि भाई हमारे लिए जो हमारी सिटीजन्स की लाइफ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑन दी अदर हैंड आपने यूएस को देखा होगा, तो यूएस ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे लॉकडाउन हटा दिया, जबकि वहाँ पे केसेस बढ़ रहे थे। तब भी उन्होंने लॉकडाउन हटा दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी हम सफ़र नहीं कर सकते, और इकोनॉमी इज़ डिपिंग डाउन। बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया इंडिया वेंट फॉर अ शॉर्ट टर्म पेन कि भाई शॉर्ट टर्म पेन ये है कि हम भले ही अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को अभी शुरुआत में सेक्रीफाइस कर सकते हैं, बट वी आर फोकसिंग ऑन अ लॉन्ग टर्म गेन, दैट इज़ वी आर सेविंग आवर ह्यूमन कैपिटल। हम अपने सिटीजन्स की लाइफ बचा रहे हैं, राइट। तो इंडिया ने ये फोकस किया कि भाई जीडीपी ग्रोथ तो रिकवर कर जाएगी, अभी अभी नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विल रिकवर बैक। ये बस एक टेम्प्रेरी शॉक है जो पैंडेमिक की वजह से आया है ना। एन अर्ली इंटेंस लॉकडाउन प्रोवाइडेड अ विन विन स्ट्रैटेजी। ऑब्वियसली जब हमने इंडिया ने बहुत ही जल्दी लॉकडाउन लगा लिया था तो इससे क्या हुआ, एक तो लाइफ सेव हो गई सारी की सारी, ठीक है। और उसके बाद हमने
उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, वायरस के स्प्रेड को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई जितना स्प्रेड होना था हो गया। उसके बाद हमने फिर लॉकडाउन खोला सितंबर के बाद, अगस्त से लॉकडाउन खुला है, राइट। कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा पहले भी खुल गया था, बट अगस्त से जनरली पूरे इंडिया में खुला है लॉकडाउन, है ना। तो तब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर से रिस्टोर होने लगी। तो और वो बात करता है वी शेप्ड रिकवरी की। तो वी शेप रिकवरी क्या होता है? वी शेप रिकवरी यही होता है कि पहले ऐसे डिप हुआ, फिर ऐसे ऊपर गया, ठीक है। तो पहले डिप हुआ मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एकदम से डाउन हो गई, क्योंकि भाई सारा लॉकडाउन लग गया था, सब सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डाउन गई। फिर जैसे ही खुला तो बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई, सर्ज हो गया डिमांड में, क्योंकि भाई इतने इतने टाइम से जिसने परचेज़ नहीं किया था वो फिर से परचेज़ करने लगा, करेक्ट। तो वो फिर से ऊपर आने लगी एक्टिविटीज़, लॉकडाउन की एक्टिविटीज़ दे स्टार्टेड कमिंग बैक, ठीक है। तो ये बोला। उसके बाद द स्ट्रैटेजी ऑल्सो वॉज मोटिवेटेड बाय द नोबल प्राइज विनिंग रिसर्च बाय हैंसेट एंड सार्जेंट। इनकी एक स्टडी थी, इन्होंने बोला कि वर्स्ट केस सिनेरियो में किसी भी कंट्री को क्या करना चाहिए, उसको लॉसेस मिनिमाइज़ करने का ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे सेम चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, जैसे ही पैंडेमिक आया वैसे ही सारे के सारे शेयर प्राइजेज और जितने भी पूरा सेंसेक्स गिर गया, राइट। तो पूरा सेंसेक्स गिरने से क्या हुआ कि भाई सारे ही शेयर्स लॉस में थे। तो उस टाइम भी स्ट्रैटेजी यही रहती कि भाई आप जो कम प्राइस है उस पर ज़्यादा शेयर खरीद लो, ताकि आपके जो हैं वो लॉसेस मिनिमाइज़ हो जाएं, ठीक है। तो कुल मिला के बाद उनका स्ट्रैटेजी यही है कि आप देखो, लॉस तो आपको होगा, ठीक है, लॉस तो होगा ही क्योंकि पैंडेमिक आया है, बट उसको मिनिमाइज़ कैसे करें, वही इंटेलिजेंट आदमी है जो उसको मिनिमाइज़ कर दे, ठीक है। तो उनकी यही स्ट्रैटेजी थी और इंडिया ने यही फॉलो किया, ठीक है। तभी इंडिया का जो ट्रांसमिशन का रेट है वो फ्लैटन हुआ, द कर्व फ्लैटन, मतलब कि वहाँ पे सितंबर तक हमारे केसेस एकदम सैचुरेट होने लगे और उसके बाद डिक्लाइन भी करने लगे डेली। उसके बाद आप देखोगे कि सितंबर तक 80,000 90,000 केसेस ऐसे आ रहे थे, पीक रीच किया सितंबर में। उसके बाद अगस्त, सितंबर अक्टूबर के बाद इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो वहाँ पे फिर केसेस कम आने लगे क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी बढ़ गई हमारी, है ना। तो वहाँ से इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो सितंबर में पीक आया, उसके बाद वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद वी शेप रिकवरी मैंने आपको बता दिया। वी शेप रिकवरी क्या होती है, जैसे वी होता है ना, वी पहले से डिप करता है फिर इंक्रीज़ करता है। तो पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी सीधे सीधे चल रही थी, ठीक है। फिर लॉकडाउन आया तो डिप कर गई, जब लॉकडाउन आया और डिप कर गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही लॉकडाउन खुला अगस्त में, सितंबर अगस्त में खुला, वैसे ही फिर से शूटअप हो गई, राइट। फिर से शूटअप हो गए, नॉर्मल लेवल पे आने लगी, समझ में आ रहा है। तो वी शेप रिकवरी हमने देखी कि भाई 7.5% डिक्लाइन हुआ Q2 में, ठीक है। रिकवरी अक्रॉस ऑल की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स विज द 23.9% GDP कॉन्ट्रैक्शन इन Q1। अब Q1 क्या था, जब मार्च में लगा था लॉकडाउन, मार्च अप्रैल और मई, ठीक है। मार्च अप्रैल मई में पूरी एक्टिविटीज़ बंद थी, तो GDP जो गिरा था वो 23.9% से गिरा था, ठीक है। पर अब मार्च अप्रैल मई हो गया, पहला क्वार्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। जून जुलाई अगस्त, तो ये जून जुलाई अगस्त में जब पार्शियली स्टेट्स थोड़ा थोड़ा खोलने लगे थे, तब हमें डिक्लाइन सिर्फ 7.5% का दिखा जीडीपी में Q2 में। तो Q2 में जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर किया तो हमें बस 7.5% डिक्लाइन दिखा, ठीक है। तो मेजर कॉन्ट्रैक्शन जो आया था, जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डाउन हुई थी, वो सिर्फ Q1 में हुई थी, जो कि मार्च अप्रैल और मई का महीना था, जिसमें 23.9% GDP गिर गया था, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि जो चीज़ें बन रही थी, जो इंडिया के अंदर चीज़ें बन रही थी, जो मैन्युफैक्चर हो रही थी, जो नए प्रोडक्ट्स बन रहे थे, जो फाइनल गुड्स बन रहे थे, वो कम हो गए ऑब्वियसली, क्योंकि डिमांड कम हो गया था, है ना। क्योंकि डिमांड भी कम हो गया था और ऊपर से लॉकडाउन भी लग गए थे, तो सारी फैक्ट्रीज वगैरह सब बंद हो गए थे। तो जीडीपी जो है वो 23.9% से गिर गया था, ठीक है। बट जबकि Q2 में वो सिर्फ 7.5% से गिरा था, ठीक है। और ये दूसरा क्या बोल रहा है कि भाई एक मिनट, जस्ट अ मिनट। दूसरा ये बोल रहा है कि भाई जो कोविड है, कोविड पैंडेमिक अफेक्टेड बोथ डिमांड एंड सप्लाई। ऑब्वियसली डिमांड कम हुआ, सप्लाई भी कम हुआ। क्यों सप्लाई क्यों कम हुआ? क्योंकि भाई लॉकडाउन लग गया, फैक्ट्रीज कम हो गई, सप्लाई यहाँ से कम हो गया। डिमांड इसलिए कम हुआ कि भाई लोगों ने एक्स्ट्रा खर्चा करना ही छोड़ दिया। लोगों को लगा कि भाई पैंडेमिक आने वाला है, पता नहीं हमारी जॉब रहे ना रहे, तो वो लोग सेविंग ज़्यादा करने लगे, डिमांड कम करने लगे, ठीक है। तो डिमांड भी कम हुआ और सप्लाई भी कम हुआ, दोनों पे इफेक्ट आया। कुछ कुछ चीज़ों में डिमांड बढ़ा भी, जैसे फूड। तो लोग जब घर पे बैठ के खाने लगे तो भाई फूड का डिमांड बढ़ गया। तो आप देखोगे कि
एक्चुअली ग्रोथ हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर, इट वेंट अबव 3.4% और 3.5% से इंक्रीज़ हुआ है उसका आउटपुट, क्योंकि भाई घर पे सब लोग घर पे बैठने लगे। अब इंसान घर पे बैठ के क्या करेगा, खाना ही खाता है, खाना खाता है, मूवी देखता है, मतलब यही करता है और क्या करता है घर पे बैठ के, कितना ही आप लोगों से बात करोगे, है ना। तो इसीलिए एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर और फूड, एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा का पूरा शूट अप किया उस टाइम। इंडिया वॉज द ओनली कंट्री टू अनाउंस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टू एक्सपैंड द सप्लाई, ठीक है। इंडिया ने जो ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया था, सेल्फ रिलायंट इकॉनमी वाला पैकेज आया था, अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट इंडिया ने बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए कि भाई हम इंडिया ने एक्चुअली दोनों को टारगेट किया है। इस पहले पॉइंट में इन्होंने सप्लाई लिखा है कि हमने सप्लाई को एक्सपेंड किया, हम जितना कर पा रहे थे हमने वो किया इन द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म टू अवॉइड अ लॉन्ग टर्म डैमेज टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटीज़, ठीक है। तो इनिशियली जैसे जैसे धीरे धीरे जहाँ पे हमने, याद है कि हमने इनिशियली मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई हमने सारे स्टेट्स को डिवाइड किया था, कोई रेड जोन है, कोई ग्रीन जोन है, कोई ऑरेंज जोन है, और हमने बहुत ही कैलिब्रेटेड अप्रोच अपनाया कि भाई ऐसा नहीं कि पूरे देश में लगा दिया लॉकडाउन, ऐसा नहीं है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, जैसे महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली, इन सब में बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, यहाँ पे मूवमेंट अलाउड ही नहीं था। बट जब जहाँ पे जो छोटे छोटे शहर हैं, जैसे गांव हैं, फॉर एग्जांपल हमारे छत्तीसगढ़ में बलौदा बाज़ार है, रायपुर है, यहाँ पे उतना स्ट्रिंजेंट नहीं लॉकडाउन था, मतलब यू कैन गो आउट, रेस्ट्रिक्शंस कम थे। बट मुंबई महाराष्ट्र और इन सब महाराष्ट्र के स्टेट में या दिल्ली में देखोगे या यूपी में देखोगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो यहाँ पे रिफॉर्म्स उस टाइप से लिए गए। तो ऐसा नहीं था कि एक वन साइज फिट ऑल अप्रोच अपनाया, नहीं, वी टुक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कि भाई हम सप्लाई को भी मेंटेन करें, कि भाई जहाँ ग्रीन जोन है वहाँ से हम सब वहाँ से फूड का सप्लाई उन स्टेट्स में जाए जहाँ पे क्या बोलते हैं डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हमने क्रॉस इंटरलिंकिंग भी किया सप्लाई का, ठीक है। तो हमने ऐसे ऐसे कैलिब्रेटेड अप्रोच लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोले कि कैलिब्रेटेड डिमांड साइड पॉलिसीज टू इंश्योर दैट द एसिलेटर इज स्लोली पुश डाउन ओनली व्हेन द ब्रेक्स ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर बीइंग रिमूव्ड। अब ये इतनी टफ सी डेफिनेशन बता दी उन्होंने, क्या बोल रहा है ये कि भाई ब्रेक ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, मतलब कि भाई लॉकडाउन आया था तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो गई, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो गई तो मतलब उसे ब्रेक लग गया, करेक्ट। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जब ब्रेक लग गया, ठीक है, अब सप्लाई है ही नहीं मेरे पास, और अगर मेरे पास सप्लाई नहीं है और मैं अगर डिमांड ज़्यादा करूँगा, मान लो कि मेरे पास सप्लाई नहीं है चीज़ों की, ठीक है, और सामने से डिमांड बहुत ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ती है ना, महंगाई दर बढ़ जाएगा, राइट। यही तो होता है कि भाई सप्लाई जब कम हो जाती है और डिमांड बहुत बढ़ जाती है, तो एक चीज़ को ख़रीदने वाले 50 लोग हैं, तो ऑब्वियसली उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। डायमंड इतना महंगा क्यों आता है, क्योंकि डायमंड का सप्लाई कम है और लोग खरीदने वाले उसको ज़्यादा हैं, उसका डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए वो महंगी चीज़ है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हुई तो डिमांड तो उतनी ही थी, करेक्ट। तो उस हिसाब से क्या हुआ, डिमांड एक्चुअली में कंपैरेटिवली बढ़ी ना डिमांड, तो उस वजह से क्या हुआ कि इन्फ्लेशन आने का चांस था। तो बट हमने क्या किया, हमने उसको भी एड्रेस किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिमांड उतना ही रहे या डिमांड इंक्रीज़ करे बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद रहें। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे ब्रेक छोड़ा, मतलब धीरे धीरे खोलना स्टार्ट किया, और डिमांड भी धीरे धीरे पुशअप हुई उस टाइप से, तो मैच होने लगा धीरे धीरे, समझ में आ रहा है। इन्फ्लेशन और आया है, इन्फ्लेशन मतलब आप देखोगे 23% इन्फ्लेशन बीच में आ गया था, जब पूरा चीज़ें ध्यान में देखा होगा कि भाई जब आपके कॉलोनी में ये सब चल रहा था कि भाई जब वेजिटेबल्स जो हैं वो घर पे आके डिलीवर होंगे, तब आप देख रहे होगे बहुत महंगी महंगी सब्जियां मिल रही थी, तो वो क्या है, वो इन्फ्लेशन ही है ना। तो ऑल्दो इन्फ्लेशन आया बट उतना नहीं आया जितना एक्चुअली में आ सकता था अगर हम ये सारे कैलिब्रेटेड अप्रोच गवर्नमेंट नहीं लेती, है ना। तो ऑब्वियसली इतना तो आएगा ही, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे लोग हैं, सबको मैनेज करना डिफ़िकल्ट है, राइट। बट देन वी ट्राइड आवर बेस्ट, वी ट्राइड बेटर देन द इकोनॉमीज़ अब्रॉड मोस्टली, मतलब तो कुछ स्टेट्स को छोड़ दो जैसे न्यूजीलैंड वगैरह, बट वहाँ का डेमोग्राफी भी अलग है तो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते, बट स्टिल इंडिया डिड अ वेरी गुड जॉब इन दिस। A public investment program centered around national infrastructure pipeline to accelerate the demand push and further the recovery। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई देखो, अब डिमांड को उन्होंने बढ़ाने के लिए क्या किया, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या था पता है ना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या था, 111 करोड़ का इसमें फ़ंड दिया गया है। इसमें सारे सेक्टर्स जो हैं, सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैं, जैसे एनर्जी हो गया, रोड्स हो गई, है ना, दुनिया भर की चीज़ें इसमें आती हैं। उन सारे
उन सब का उन सब में उन्होंने जब पैसा लगाना स्टार्ट किया तो वहाँ से डिमांड पुशअप हुई कि भाई अब मेरे को डिमांड चाहिए। जैसे मान लो स्टील है, राइट, तो स्टील वगैरह का यूज़ कहाँ होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इसका भी डिमांड बढ़ेगा स्टील व्हील का। तो जो बिजनेसेस रन कर रहे हैं जैसे भिलाई स्टील प्लांट है या सेल है जो स्टील प्रोवाइड करता है, दे स्टार्टेड, मतलब उनका इतना ज़्यादा सब वो डिमांड में कमी नहीं आई थी क्योंकि गवर्नमेंट स्टार्टेड स्पेंडिंग इन दिस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम सेंटर्ड अराउंड दिस टू एसिलरेट द डिमांड पुश एंड फर्दर द रिकवरी। तो रिकवर करने के लिए, इकॉनमी को रिकवर करने के लिए कि भाई लॉकडाउन लगा था, है ना, अब हमें रिकवरी करनी है, तो उसके लिए उन्होंने डिमांड पुश किया नैशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तरीके से। एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम आया जिसमें रोड्स को बनाना स्टार्ट किया उन्होंने, नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए ताकि इन सब चीज़ों का जो स्टील है, आयरन है, इन सब का डिमांड बढ़े, है ना, ताकि जो ऑलरेडी जैसे मान लो कोई प्लांट बंद हुआ था स्टील का, तो उसकी डिमांड फिर से रिकवर हो जाए, उसकी सप्लाई फिर से ओरिजिनल रिस्टोर हो जाए, तो उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अपटर्न इन द इकोनॉमी। अपटर्न मतलब पहले इकोनॉमी गिरी थी फिर ऊपर आने लगी, इसको अपटर्न बोलते हैं। मतलब पहले नीचे जा रही थी क्योंकि लॉकडाउन आया, फिर ऊपर आने लगी क्योंकि मतलब ये सब इनिशिएटिव्स जो सरकार ने लिए तो उसकी वजह से, ठीक है। तो इसमें क्या किया, अपटर्न इन द इकोनॉमी अवॉइडिंग अ सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन, अ सुई जनरस केस इन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी मेकिंग अमिस्ट अ वंस इन वन सेंचुरी पेंडेमिक, ठीक है। अब क्या किया कि भाई अपटर्न इन द इकोनॉमी यही बोल रहा है कि भाई अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पहले बहुत गिर गई थी, जीडीपी बहुत डाउन हो गया था, वो धीरे धीरे रिकवर करने लगा, ठीक है। और धीरे धीरे रिकवर करने लगा तो हमने हमने और उसके साथ साथ रिकवरी के साथ साथ हमने सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शंस को भी वो किया, अवॉइड किया। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रिटेन में नया म्यूटेशन आ गया था जीन का, ठीक है, वहाँ पे फिर से लॉकडाउन लग गया। उसके बाद एक बार तो लगा था, उसके बाद फिर लग गया, तो हमने वो सब चीज़ें अवॉइड करी। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना, इंडिया में ऐसा कोई सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन नहीं आया, ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक एंश्यूर्ड ग्लोबल इकोनॉमिक टर्न डाउन। ग्लोबली पूरा इकोनॉमी डाउन हुई। वैसे भी ये प्रिडिक्टेड था कि 2020 में जो है रिसेशन आने वाला है, ठीक है, बट सिंस कोविड-19 आ गया तो ये बहुत ही सीवियर हो गई चीज़। तो ग्लोबली रिसेशन आने वाला था वैसे भी, बट उसमें क्या था कि इंडिया और चाइना ये दोनों ऐसे देश थे, ऐसे कंट्रीज़ थी जिनका जिनको स्टिल ग्रोथ सेक्टर में डाला गया था। उनका स्टिल आईएमएफ ने ग्रोथ प्रेडिक्ट किया था 6.1%, अराउंड 6.1%, चाइना का 5.8% था। बट क्योंकि पैंडेमिक आ गया, है ना, तो इंडिया और चाइना भी उसी वेव में चलेगा कि भाई अब इसमें यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ जीडीपी का, ठीक है। तो वही है कि ग्लोबली इकोनॉमी पूरी गिरी ही गिरी है, ठीक है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीवियर वन देन द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 2008 2009 में, ठीक है, उससे ये सीवियर है, राइट। वंस इन अ सेंचुरी पेंडेमिक, इससे पहले 100 साल पहले शायद आया था स्पेनिश फ्लू करके, तो उस टाइम भी बहुत लोग मरे थे, राइट। तो ये उससे भी सीवियर है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से, ठीक है। द लॉकडाउन्स एंड सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स ब्रॉट द ऑलरेडी स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमी टू द स्टैंड स्टिल। तो वही बोल रहा है कि भाई ऑलरेडी रिसेशन आ रहा था, ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमी डाउन जा रही थी, बट जो डाउन जा रही थी अब ये पैंडेमिक से पूरा सबका सब धरा रह गया, मतलब एकदम सब बराबर आ गए, समझ रहे हो, सब बराबर आ गए। The global economic output estimated to fall by 3.5% in 2020। IMF ने जनवरी में बोला था कि जो 2021 में जनवरी में ये बोला है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट है अभी एट प्रेजेंट, इट विल फॉल बाय 3.5%। इट इज़ एस्टिमेटेड टू फॉल। अभी जब कैलकुलेट करेंगे तो इट विल एस्टिमेटेड कि वो गिरा है 3.5% से 2020 में। टोटल ग्लोबल, मतलब ग्लोबली अगर पूरे प्लानट का कंपेयर करोगे तो 3.5% से आउटपुट कम हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स आ गए हैं, हर जगह लॉकडाउन था, तो लोग बाहर जाके परचेज़ कर ही नहीं पा रहे थे। कितनी तो यूएस में कंपनीज़ बंद हो गई, कितने लोगों के जॉब्स गए हैं, बहुत लोगों का ले ऑफ हुआ है। तो मतलब ये सब जब हुआ है तो इकोनॉमिक आउटपुट ऑब्वियसली कम हुआ है। लोग स्पेंड करना कम कर दिए हैं क्योंकि लोग सेविंग ज़्यादा करने लगे हैं, उनको डर लग रहा है ना, इस टाइप से। Government and central banks across the globe deployed various policy tools to support their economies, such as lowering policy rates, quantitative easing measures। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि भाई अब हर सरकार ने, हर गवर्नमेंट ने, हर सेंट्रल बैंक ने, जो भी जैसे इंडिया का आरबीआई है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उसने दे डिड वॉट
दे हैड टू डू इन देयर कैपेसिटी, जितना वो कर पा रहे थे कि जैसे भाई अब हमें डिमांड बढ़ानी है, करेक्ट, अब सब तो इकोनॉमी डाउन हो गई, अब हमें डिमांड बढ़ानी, तो आप देख रहे होगे कि फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया, राइट। तो फिक्स डिपॉजिट पे जब इंटरेस्ट रेट 7.5% से 5% हो गया है, तो इसमें सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, इसमें सेंट्रल बैंक बोल रहा है कि भाई आप एफडी में पैसा मत रखिए, आप सेविंग्स में पैसा मत रखिए, आप जाइए और खर्चा करिए ताकि इकोनॉमी फिर से रिकवर करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जितना जितना पैसा आ रहा है सब एफडी में पड़े रह रहे हो, आप पड़ रख रहे हो। उन्होंने लोन के रेट्स कम कर दिए ताकि भाई आप लोन लो, बिजनेस के लिए कोई नया लोन लो और एक्चुअली एक्टिविटी स्टार्ट करो, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, इकोनॉमी फिर से रिकवर करे। तो ये सब स्टेप्स गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स ने लिए, करेक्ट। इंडिया ने 4 पिलर स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया, जिसमें क्या था, कंटेनमेंट, मतलब वायरस को कंटेन करना है हमको, ठीक है। और दूसरे साइड पे हमको फिजिकल मतलब कि जो गवर्नमेंट करेगी, जो गवर्नमेंट मेजर्स ले रही थी उसको हम बोलते हैं फिजिकल मेजर्स। जैसे गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर का पैकेज निकाला, जिसमें क्या बोलते हैं, सिलेंडर फ्री मिल रहे थे 3 महीने के लिए गरीब लोगों को, माइग्रेंट्स वर्कर को, है ना। उसके बाद राशन फ्री मिल रहा था 3 महीने के लिए, 5 kg कुछ राइस वीट और वो पल्सेस मिल रहे थे, राइट। तो और फिर ये सब सब्सिडीज़ दी सरकार ने कि भाई आप ऐसे करिए, आप ये करिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, बिना मॉर्टगेज के लोन मिल रहा था, ठीक है। तो ये सब जो स्ट्रैटेजीज़ हैं ये फिजिकल मेजर्स हमें आ जाती हैं, जो सरकार करती है, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे वो सारे फिजिकल में थे। और फाइनेंशियल में जैसे आरबीआई ने जो मेजर्स लिए, राइट, आरबीआई ने क्या किया, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन था एक जो आरबीआई ने किया। तो आरबीआई ने क्या किया कि भाई रेपो जनरली 1 से 28 दिन के लिए रहता है ना। जब भी आरबीआई पैसा देता है किसी बैंक को कि आप आगे लेंड करो, तो वो 1 to 28 डेज तक रहता है। बट अभी आरबीआई ने क्या बोला कि आप 1 से 3 साल तक वो पैसा ले लीजिए, है ना, और हम आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये लोन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और आप आगे डिस्ट्रीब्यूट करिए ताकि इकोनॉमी में पैसा फ्लो करे, इकोनॉमी में क्रेडिट बढ़े, ठीक है। तो ये सब फिजिकल फाइनेंशियल मेजर्स हो गए। और फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी लिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में क्या आया, अब जैसे इंडिया का आप देखोगे कि इंडिया पिछली लास्ट टाइम जब इंडिया ने अपना बजट पेश किया था गवर्नमेंट ने, तो वहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर को काफ़ी कम परसेंटेज में रखा जाता है। जनरली शायद 2.5% एजुकेशन को दिया जाता है, 3%, 2-3% इतना ही रहता है टोटल मिला के। टोटल सोशल सेक्टर को 7.7% मिला था, जिसमें से आप समझ सकते हो कि एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ही कम थे, 1%, और एजुकेशन को शायद 3% मिला था। तो अभी जब ये पैंडेमिक आया तो इंडिया को रियलाइज़ हुआ कि भाई हेल्थ केयर में खर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हेल्थ केयर इज़ अ थिंग दैट वी नीड टू फोकस अपॉन। तो इंडिया ने लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी लिए। और फिर अब इसमें क्या क्या था, अब ये 4 पिलर स्ट्रैटेजी में क्या क्या था, कैलिब्रेटेड फिजिकल एंड मॉनेटरी सपोर्ट वाज प्रोवाइडेड, cushioning द वनरेबल ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड बूस्टिंग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट वाइल अनलॉकिंग। तो यही बोल रहा है कि भाई जो वनरेबल लोग थे, ठीक है, जैसे माइग्रेंट्स वर्कर थे, स्ट्रीट वेंडर्स थे, है ना। तो अभी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्कीम, जिसमें 10,000 का लोन दिया गया था उनको। जो ठेले वाले होते हैं ना, वो 10,000 का लोन ले सकते हैं, फिर वो बाद में 1 साल तक आराम से उसको रीपे करें। तो ये सब मेजर्स लिए गए, ठीक है, कैलिब्रेटेड चीज़ें हुई, बहुत ही फोकस्ड अप्रोच लिया गवर्नमेंट ने। ऐसा नहीं था कि वन साइज फिट अप्रोच, जैसे मैं बोल रहा था कि वैसा कुछ नहीं लिया कि भाई अब लॉकडाउन हुआ, लोगों की वेज कम हुई है तो भाई सबको दुनिया में इंडिया में जितने लोग होंगे सबको 500 रुपये दे दिए जाए, नहीं। उन्होंने सिर्फ उनको दिया जो एक्चुअली नीडी हैं, जैसे जिनके जनधन अकाउंट्स हैं, जो वुमेन हैं, हाउस होल्ड वुमेन हैं जिनके जनधन अकाउंट से, ठीक है, उनके में हर महीने 500 रुपये गए 3 महीने तक। तो इस टाइप से कैलिब्रेटेड अप्रोच था, ठीक है। और मॉनेटरी सपोर्ट भी दिया कि भाई बूस्टिंग कंजम्पशन कैसे किया कि भाई अब आप लोन ले सकते थे बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में और बिना एक्चुअली कुछ चीज़ गिरवी रखे, मॉर्टगेज के बिना ही आपको लोन मिल रहा था, ताकि आप लीजिए, बिजनेस स्टार्ट करिए और उसको बूस्टअप करिए चीज़ों को, इन्वेस्टमेंट। तो जब भी आप अनलॉकिंग हुई, जब भी लॉकडाउन हटे, तो तब क्या हुआ कि तब लोगों ने लोन लेना स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, या फिर लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखी कि भाई अभी लोन कम इंटरेस्ट रेट में मिल रहा है, मैं ले लेता हूँ और फिर मैं बिज़नेस अपना स्टार्ट कर लेता हूँ, क्या पता बाद में मिले ना मिले। तो इस टाइप से मेजर्स लिए लोग, क्या बोलते हैं, आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने। अ फेवरेबल मॉनेटरी पॉलिसी ensured abundant liquidity and immediate relief to the debtors while unclogging monetary policy transmission। अभी क्या बोल रहा है, अब देखो, अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या 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 चेंज हुए कि देखो, अभी एक तो उन्होंने रेपो रेट बहुत कम किया।
अब अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो रेपो रेट अराउंड 115 पॉइंट्स कम हुआ। रेपो रेट कम होने से क्या हुआ कि भाई अब बैंक्स को कम इंटरेस्ट रेट में आरबीआई से पैसा मिल पा रहा था, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब रेपो रेट कम हुआ तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगा। मार्केट अब अगर बैंक आरबीआई से कम कम रेट पे, पहले से कम रेट पे पैसा ले पा रहा है तो आगे जाएगा भी कम रेट पे पैसा, है ना, और ज़्यादा पैसा जाएगा तो लिक्विडिटी बढ़ गया। लिक्विडिटी मतलब मनी का फ्लो, सप्लाई में, इकोनॉमी में मनी का फ्लो बढ़ गया, ठीक है। एंड इमीडिएट रिलीफ टू द डेप्टर्स। डेप्टर्स मतलब जिन्होंने लोन ले रखा था, राइट। अब मान लो मैंने बिजनेस के लिए लोन ले रखा था, अब आपने तो लॉकडाउन लगा दिया तो मेरा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गया, तो मैं कैसे लोन पे करूँगा। तो जनरली क्या होता है, अगर आप 90 दिन तक लोन ना पे करो तो एनपीए में चला जाता है ना, और फिर आपका वो सब आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लगता है, और फिर सॉल्वेंसी प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। बट आरबीआई ने क्या किया, इसको ऑन अ स्टॉल डाल दिया कि भाई अभी ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप नहीं दे पा रहे हो अभी तो कोई बात नहीं, आप बाद में दे देना। बट ये प्रोसीजर्स आईबीसी वाले और इंसॉल्वेंसी वाले ये सब नहीं लगेंगे आपके ऊपर 90 डेज़ में, ठीक है। तो ये लोन जिन्होंने ले रखा था उनको रिलीफ दिया कि भाई आप अभी चिल मारिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप आराम से दे देना, ठीक है। तो इस टाइप से इंडिया ने मेजर्स लिए। एज़ पर द एडवांस एस्टिमेट्स बाय द एनएसओ, नेशनल सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इंडिया का जीडीपी एस्टिमेटेड किया था कि 7.7% से, एस्टिमेट किया है कि 7.7% से ग्रो करेगा फिजिकल ईयर 2021 में, ठीक है। रोबस्ट सिक्वेंशियल ग्रोथ ऑफ 23.9% इन सेकेंड हाफ फिजिकल ईयर 21, मतलब जो पिछला साल था मार्च 2020 से अभी मार्च 2021 तक का ये ग्रोइंग एस्टिमेट है, और ये माइनस में ही ध्यान रखना, -7.7% है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अरोबस सिक्वेंशियल ग्रोथ ऑफ 23.9% इन सेकेंड हाफ ओवर हाफ वन इन फिजिकल 21। तो पहले 6 महीने में, ठीक है, जो जो जीडीपी था इंडिया का, ठीक है, उसके कंपैरिजन में जो सेकेंड हाफ में जीडीपी है, क्योंकि पहले हाफ में ही लॉकडाउन लगा था, मार्च से ही लगा है लॉकडाउन, है ना, मार्च अप्रैल में, तो ऑब्वियसली वहाँ पे 23.9% का डिप आया था, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में जो सेकेंड हाफ में परफॉर्मेंस है वो बेटर रहा है, उसमें से 7.7% का ही डिप है, ठीक है। तो इस टाइप से ये बोल रहा है इंडियाज़ रियल जीडीपी टू रिकॉर्ड 11% ग्रोथ इन, अभी जो आने वाला साल है, ठीक है, वहाँ पे ऐसा एस्टिमेट है कि 11% से हमारा एक्चुअली में जो रियल जीडीपी है वो ग्रो करेगा, एंड नॉमिनल जीडीपी बाय 15.4%। अब ये नॉमिनल और रियल में क्या डिफरेंस होता है कि भाई जो रियल होता है उसमें जब आप नॉमिनल में इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हो तो रियल जीडीपी आ जाता है, ठीक है। तो तो बेसिकली इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर, ठीक है। तो जीडीपी, जब आप इसमें जीडीपी में, जब ये नॉमिनल जीडीपी है उसमें आप इन्फ्लेशन माइनस कर दोगे तो आपका रियल जीडीपी आ जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस आप देखो कितना है, 4.4% का है, तो उतना उतना इन्फ्लेशन भी है हमारा लगभग, है ना। तो वही है कि नॉमिनल में जो है वो इन्फ्लेशन इंक्लूड रहता है, जब आप इन्फ्लेशन को हटा दोगे तो आपका रियल जीडीपी ग्रोथ दिखेगा कि भाई मेरा एक्चुअली में प्रोडक्ट का जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ग्रोथ कितना हुआ है वो एक्चुअली रियल जीडीपी में दिखता है। तो नॉमिनल हमेशा ज़्यादा रहता है क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड रहता है, ठीक है, इसमें इन्फ्लेशन भी है 4.4% का। जब आप वो इन्फ्लेशन हटा दोगे तो 11% आएगा जो कि रियल जीडीपी हो जाएगा, ठीक है। तो वो यही वैल्यूज़ बता रहा है कि रियल जीडीपी जो है वो 11% से ग्रो करेगा आने वाले साल में, और नॉमिनल जीडीपी जो है वो 15.4% से ग्रो करेगा, ठीक है। Rebound to be led by low base and continued normalization in economic activities as the rollout of COVID-19 vaccines gather traction। अब वैक्सीन वगैरह आने लगी है तो वो यही बोल रहे हैं कि अब तो आगे आने वाले टाइम में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरा रिस्टोर हो जाएंगी नॉर्मल लेवल पे, ठीक है। गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स, sorry, government consumption and net exports cushioned the growth from diving further down, whereas investment and private consumption pulled it down। अब देखो अब क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट का जो देखो अब जब लॉकडाउन पे इफेक्ट आया, मतलब जब लॉकडाउन लगा तो लोग पहली बात तो सेव करना स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद आपने प्राइवेट फर्म्स को भी बंद किया, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डाउन हुई, तो क्या हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट था, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कि भाई नया आप एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हो बिज़नेस को, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वो पूरा सब ठप हुआ, ठीक है। प्राइवेट कंजम्पशन भी कम हुआ, राइट। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जो है जीडीपी आपका कम हुआ। बट अब गवर्नमेंट ने ऑन दी अदर साइड क्या किया कि एक साइड तो ये हुआ कि भाई लॉकडाउन लगा, बट गवर्नमेंट ने अपने साइड से स्पेंड करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अपना कंजम्पशन बढ़ाया और जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं हमारे वो बढ़े, ठीक है, क्योंकि जितना भी फूड वगैरह है या आप देखोगे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं,
अब इंडिया और यूएस में टाई अप हुआ था कि भाई हम आपको ट्रक देंगे, और इंडिया ने दिया भी, है ना। तो वो सब का एक्सपोर्ट बढ़ा इंडिया से। तो ऑब्वियसली जब ये एक्सपोर्ट बढ़ा और कंजम्पशन गवर्नमेंट ने बढ़ाया, तो उसने थोड़ा थोड़ा उसको बैलेंस कर दिया। जो इकॉनमी डाउन जा रहा था, जो बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता, उसको उतना डाउन नहीं जाने दिया। समझ में आ रहा है? तो वही बोल रहा है, इट कशन द ग्रोथ फ्रॉम डाइविंग फर्दर डाउन, ठीक है। द रिकवरी इन सेकेंड हाफ ऑफ फिजिकल ईयर 2020-21, मतलब कि अब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त के बाद से, जब अगस्त के बाद जब जब चीज़ें खुलने लगी, सितंबर अगस्त के बाद जब इकॉनमी लॉकडाउन हटे, तो ऑब्वियसली रिकवरी बहुत ही अच्छी हुई, है ना। बहुत ही सडन ग्रोथ आया चीज़ों में, ठीक है। इज़ एक्सपेक्टेड टू बी पावर्ड बाय द गवर्नमेंट कंजम्पशन एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 17% ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो इतने परसेंट का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन बाय 5.8% एंड इम्पोर्ट्स बाय 11.3%। अब इंडिया का आधा जो इम्पोर्ट आता है, मतलब काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द इम्पोर्ट वो चाइना से आता है, ठीक है। अब चाइना से ही वायरस आया है, तो ऑब्वियसली चाइना से जो इम्पोर्ट्स थे वो सारे बंद हो गए। तो सारे तो नहीं बंद हुए, बट येस, मतलब काफ़ी हद तक बंद हुए। तो इम्पोर्ट्स में बेसिकली ज़्यादा डिक्लाइन आया 11.3% का, बट एक्सपोर्ट्स में उतना डिक्लाइन नहीं आया, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में तो एक्चुअली इंडिया ने फूड भी एक्सपोर्ट करना ज़्यादा स्टार्ट किया, और फिर बाकी जो चीज़ें थी जैसे मर्केंटाइज गुड्स होते हैं, उनका जो एक्सपोर्ट है वो बंद हुआ, या फिर इम्पोर्ट बंद हुआ, ठीक है। तो कुल मिला के बात कहने का ये है कि एक्सपोर्ट्स में 5.8% का ही डिप आया, बट इम्पोर्ट्स में 11.3% से ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ। तो जब एक्सपोर्ट्स कम डिक्लाइन हुआ और इम्पोर्ट्स ज़्यादा डिक्लाइन हुआ, तो क्या हुआ? करंट हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हुआ, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव हुआ, राइट। करंट अकाउंट में सरप्लस आ गया, है ना। तो वो वही बोल रहा है, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 2% ऑफ द जीडीपी इन फिजिकल ईयर 21, अ हिस्टोरिक हाई आफ्टर 17 ईयर्स। तो समझ में आ रहा है ना, करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है कि भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था हमारा, जो हम इम्पोर्ट कर रहे थे, जब इम्पोर्ट किसी इकॉनमी में ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, कुल मिला के कि बाहर हम पैसा ज़्यादा दे रहे हैं रादर देन जितना हमको पैसा आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डेफिसिट, क्योंकि हमारे पास पैसा कम है, ठीक है, इसलिए उसको हम बोलते हैं डेफिसिट। जब आपके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है और आप दे कम रहे हो, मतलब इंपोर्ट में आप पैसा देते हो, राइट, किसी कंट्री को, और एक्सपोर्ट में आप पैसा लेते हो उस कंट्री से, तो जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे और इम्पोर्ट्स कम होंगे तो सरप्लस होगा। तो हमने क्या देखा कि भाई ये तो सिर्फ 5.8% से डिक्लाइन हुआ है, बट इम्पोर्ट्स जो हैं वो 11.3% से डिक्लाइन हो गए, ठीक है। तो इम्पोर्ट जो है वो कम हो, मतलब एक्सपोर्ट से कम था, ठीक है। तो इसीलिए करंट अकाउंट में सरप्लस आ गया। On the supply side, gross value added pegged at -7.2% in fiscal year 21 as against 3.9% in fiscal year 20। तो जो fiscal year 20 था, मतलब 2019 से 20, जब पैंडमिक नहीं आया था, ठीक है, उसके कंपैरिजन में ऑब्वियसली ये ग्रोथ नेगेटिव ही होगा। जो हमने वैल्यू ऐड किया, जो वैल्यू ऐड किया हमने गुड्स में, ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि जीडीपी भी डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो वो -7.2% था 2020-2021 में, ठीक है। एग्रीकल्चर इज सेट टू क्वेश्चन द शॉक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन द इंडियन इकोनॉमी विद अ ग्रोथ ऑफ 3.4%। जैसा कि मैंने बोला था कि भाई लोग घर पे बैठे तो फूड का कंजम्पशन ज़्यादा हुआ, तो 3.4% से इंक्रीज़ हुआ है एग्रीकल्चर आउटपुट, ठीक है। तो ज़्यादा फूड का डिमांड होने लगा, तो इसलिए एग्रीकल्चर ने जो है उसको, जो भी शॉक आया था इकोनॉमी में, मतलब कि लॉकडाउन की वजह से सबकी जॉब जा रही है, पैसा नहीं फ्लो हो रहा है इकोनॉमी में, तो जो भी वो शॉक था उसको एग्रीकल्चर ने थोड़ा सा बैलेंस किया। इंडस्ट्री एंड सर्विसेज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.6% एंड 8.8%। तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री और जो सर्विसेज हैं, सारी इंडस्ट्रीज तो बंद हो गई थी, तो वो ऑब्वियसली डिक्रीज़ हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम हुआ है, ठीक है, बाय 9.6% एंड 8.8%। ये वैल्यूज़ इतना ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बट एक बार ऐसे थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या है, कितना एस्टिमेटेड था, ठीक है, ऐसे रटने मत लगना इसको। एग्रीकल्चर रिमेन द सिल्वर लाइनिंग वाइल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज, कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन वर हिट द हार्डेस्ट। जो भी कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज थी, ठीक है, जैसे कुछ भी हो, जैसे प्लम्बिंग का काम हो गया, ठीक है, कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग जितना यूनिट था वो सारा गया, कंस्ट्रक्शन वाले जितने यूनिट थे वो सारे गए। अब बस ऑनलाइन, जैसे लर्निंग, भाई स्कूल्स भी कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विस ही है ना, एजुकेशन में स्कूल्स भी कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विस हैं, तो स्कूल्स भी बंद हुए, अभी वो सारा ऑनलाइन चला गया, है ना, ऑनलाइन काम चला गया। तो टीचर्स की एक्चुअली सैलरी भी लोगों ने कम कर दी है, मतलब स्कूल वालों ने, है ना। तो वो सब भी हिट हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट एग्रीकल्चर जो है वो तो बड़ा है, तो इट रिमेन द सिल्वर लिनिंग। सिल्वर लिनिंग मतलब कि वो बड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रही है, इंडिया रिमेन द परफेक्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। अब आप देखोगे कि जो इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है इस पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि बाहर से जब स्टॉक मार्केट में क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट आया, बाहर से लोगों ने इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि इंडिया वाज ऑन द लैडर ऑफ ग्रोथ।
तो लोगों लोगों को लगा कि भाई सारी इकोनॉमीज़ जो बाकी हैं वो तो हिट हुई हैं, अब जो परफेक्ट डेस्टिनेशन है इन्वेस्ट करने की वो है इंडिया, जो कि डेवलपिंग है, और चाइना, ठीक है। बट चाइना से तो लोग हाथ हटा रहे हैं अपना, क्योंकि भाई वहाँ पे वायरस वगैरह था, तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। चाहे वो एफडीआई हो, एफडीआई मतलब कि भाई जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना, जो कंपनी में एक्चुअली आप मैनेजमेंट कंट्रोल लेते हो, 10% इक्विटी से ज़्यादा जब आप लेते हो कंपनी में, और उसका मैनेजमेंट में कंट्रोल लेते हो, ताकि आप कंपनी को मैनेज करते हो बेसिकली, तो वो उसको हम एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जबकि एफपीआई जो होता है, एफपीआई इज़ नथिंग बट, जैसे आप नॉर्मल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो ना, तो जैसे आप इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, वैसे ही अगर कोई फॉरेनर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको हम एफपीआई बोलते हैं। ये जनरली 10% इक्विटी से कम ही होता है, ठीक है। तो जो एफपीआई है और जो एफडीआई है, ठीक है, तो इंडिया में दोनों बड़ा है, चाहे वो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा हो, दोनों में ही द कैपिटल इन्वेस्टमेंट वॉज इंक्रीज्ड बाय दिस, ठीक है। एंड इट केम ऑल टाइम हाई हुआ, ठीक है, 9.8 बिलियन तक गया, जो कि आज तक मतलब काफ़ी टाइम से नहीं गया। नवंबर में 9.8 बिलियन यूएस डॉलर्स का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया था स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। इंडिया वॉज द ओनली कंट्री अमंग एमर्जिंग मार्केट्स टू रिसीव द इक्विटी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये यही चीज़ है, एफपीआई और एफआईआई वही चीज़ होती है, इक्विटी में जो इन्वेस्ट करता है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो उसमें इंडिया टॉप पर था, जिसमें जिसने सबसे ज़्यादा इक्विटी रिसीव किया, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा आया है सेंसेक्स में, ठीक है। बॉयंट सेंसेक्स एंड निफ्टी, अब जो स्टॉक मार्केट का आप देखोगे, जब कोविड पैंडेमिक स्टार्ट हुआ और लॉकडाउन हुआ, तो एकदम शार्प डिक्लाइन हुआ था सेंसेक्स और निफ्टी में, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को लग गया कि भाई अब सारी कंपनीज बंद होंगी, हमको शेयर प्राइस कम होंगे, तो वो पैनिक जो आ जाता है ना, उसकी वजह से पूरा सेंसेक्स और निफ्टी गिरा है उस टाइम। तो गिरा है और फिर रिकवर भी किया है, धीरे धीरे रिकवर भी ऊपर नीचे हो रहा है, इनफैक्ट अभी भी हो रहा है। तो ऊपर नीचे ये सेंसेक्स निफ्टी हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए वो बॉइंट है, ठीक है। ये बॉइंट का मतलब वही है। रिजल्टेड इन इंडियाज मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो क्रॉसिंग 100% फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2010। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि जितना एक्चुअली में पैसा इकोनॉमी में है अभी, एज़ कम्पेयर टू द जीडीपी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इकोनॉमी का, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूँ, ठीक है, मार्केट कैप विद जीडीपी, मतलब कि इंडिया में, जैसे कि मैंने अभी बात किया ना कि एफपीआई जो था, जो बाहर के लोगों ने इन्वेस्ट किया है इंडिया में, दैट वाज 9.8 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली जो भी जितना भी इन्वेस्टमेंट आया है इसमें, दैट वाज मोर देन द जीडीपी ऑफ द कंट्री इटसेल्फ। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो पैसा है, जो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा पड़ा हुआ है, जो लोगों ने लगा रखा है, दैट इज़ ग्रेटर देन द इंडियाज़ जीडीपी इटसेल्फ। तो वो यही बोल रहा है, इट क्रॉस 100% फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अक्टूबर 2010। तो ये पहले हुआ था 2010 में। सॉफ्टनिंग ऑफ सीपीआई इन्फ्लेशन रिसेंटली रिफ्लेक्ट्स ईजिंग ऑफ सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स दैट अफेक्टेड फूड इन्फ्लेशन, ठीक है। अब ऑब्वियसली इन्फ्लेशन आ गया कि भाई नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो महंगी हो गई थी, हमने देखा ही था कि सप्लाई कम हो गई थी, क्योंकि लॉकडाउन लग गए थे, इंटरस्टेट आपका मूवमेंट बंद हो गया था, बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लग गए थे, तो प्राइसेस बढ़ गए। तो वही है सीपीआई इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, जो महंगाई दर है वो बढ़ गया, सब्जियाँ महंगी हो गई, चीज़ें महंगी हो गई, ठीक है, तो वो बढ़ गया। माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 0.8% इन इन्वेस्टमेंट एज मेजर्ड बाय ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन द सेकेंड हाफ ऑफ फिजिकल 21 एज अगेंस्ट 29% ड्रॉप इन फिजिकल 21। तो वो बोल रहा है जब लॉकडाउन लगा तो ऑब्वियसली कैपिटल का फॉर्मेशन कम हुआ, क्योंकि भाई एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी, तो क्रॉस फिक्स्ड कैपिटल जो है वो 29% में ड्रॉप हुआ था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। बट सेकेंड हाफ में जब लॉकडाउन हट गया अगस्त के बाद, वो सिर्फ 0.8% ही है वो चीज़, ठीक है। तो वही बोल रहा है, रीइग्नाइटेड इंटरेस्ट रेट मूवमेंट, ठीक है, एंड रिकॉर्ड हाई मंथली जीएसटी कलेक्शन हैव मार्क्ड द अनलॉकिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी। अब देखो, जब सारी एक्टिविटीज़ आपने बंद कर दी, ठीक है, उसके बाद एकदम से आप जब लॉकडाउन खोलोगे तो डिमांड में सर्ज होगा, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत चीज़ें खरीदनी होंगी, राइट। तो एकदम से सर्ज जब आया ना, तो एकदम से सर्ज जब आया तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया चीज़ों का, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ा तो ऑब्वियसली जब आप सेल करोगे तो जीएसटी भी लगाओगे उसके ऊपर, तो जीएसटी का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा आ गया उस टाइम, मंथली रिकॉर्ड हाई पे था, ठीक है। External sector provided an effective cushion to the growth, with India recording a current account surplus of 3.1% of GDP in the first half of fiscal year 21। तो ये हमने देखी है कि फर्स्ट हाफ में क्या हुआ, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बंद हो गए थे और एक्सपोर्ट कम कम डिक्लाइन हुए थे, तो उससे हमारा क्या हुआ, करंट अकाउंट में सरप्लस आ गया, और वो 3.1% का जीडीपी था, ठीक है, इतना था 3.1% ऑफ जीडीपी। Strong service exports
and weak demand leading to a sharper contraction in imports. Merchandise imports contracted by 39.7%, then exports जो मर्केंडाइज के थे वो 21.2%। अब मर्केंडाइज जैसे ये हो गया आपके टॉयज़ हो गए, ठीक है, टेंजिबल प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे ये आपके क्लोथ हो गए, कुछ भी हो गया, बैग्स हो गए, तो ये सब मर्केंडाइज में आता है, ठीक है। तो इनका जो इम्पोर्ट चाइना से हो रहा था या किसी और कंट्री से भी हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ, क्योंकि चाइना से मैक्सिमम होता है। 39.7% में डिक्लाइन हुआ, जबकि एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 21.2% का डिक्लाइन हुआ था मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे भी सरप्लस आया, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स कम डिक्लाइन हुआ। स्ट्रॉन्ग सर्विस एक्सपोर्ट्स यही बोल रहा है वो, सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट था, जो सर्विसेज इंडिया देता है, राइट, वो अच्छा था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे ना जो सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं वो इंडिया से ही होती हैं, क्योंकि इंडिया में चीप चीज़ें मिलती हैं, लेबर चीप है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को हायर करना होगा तो बहुत कम पैसे में आ जाएगा, जबकि यूएस का अगर आप हायर करोगे तो वो ज़्यादा पैसे मांगते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा है, गलती भी नहीं है, ठीक है। फॉरेक्स, अब क्या है, फॉरेक्स रिजर्व्स इंक्रीज टू अ लेवल एज टू 18 मंथ वर्थ ऑफ इम्पोर्ट्स। फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं, हमें को आप बताओ, फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या क्या आता है, आरबीआई के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं उसमें क्या क्या आता है। एक तो आपका करेंसी आती है, फॉरेन करेंसी जितनी भी है, हार्ड करेंसी जितनी भी बाहर की है, जैसे डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, जितनी भी ये बाहर के फॉरेनर्स लेके आते हैं इंडिया में करेंसी, वो हो गया एक तो। दूसरा हो गया गोल्ड, ठीक है, एक गोल्ड होता है, गोल्ड जो आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, दैट इज़ फॉरेक्स रिजर्व। फिर तीसरा क्या है, एसडीआर। एसडीआर इज़ व्हाट, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एसडीआर क्या होता है, एसडीआर इज़ आईएमएफ अकाउंटिंग यूनिट। आईएमएफ ने अपना अकाउंटिंग यूनिट बनाया हुआ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, जहाँ पे वो मेंबर कंट्रीज़ जो हैं, इंडिया भी उसका मेंबर है, उसको पैसे देता है, वो उस यूनिट में देता है। जैसे अगर मैं यूएस से पैसा लूँगा तो मैं डॉलर में लूँगा, वैसे ही आईएमएफ जो है वो एसडीआर में देता है, ठीक है। तो करेंसी नहीं है, बट हाँ एक अकाउंटिंग यूनिट है जो अब आईएमएफ यूज़ करता है, वर्चुअल करेंसी बोल सकते हो आप उसको, ठीक है, वो है। और एक है रिवर्स ट्रांसपोजिशन। रिवर्स ट्रांसपोजिशन क्या होती है कि जैसे कि एसडीआर जो होते हैं, एसडीआर कैसे अलॉट होते हैं कि इंडिया कुछ कंट्रीब्यूट करता है, कुछ देता है आईएमएफ को एज पैसा, उसका जितना भी उसका शेयर होता है उसके हिसाब से उसको एसडीआर मिलता है। जब इस चीज़ में डिफरेंस होता है, मान लो उसका उसने दिया कम और लिया ज़्यादा, तो ये जो डिफरेंस होता है ना उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसपोजिशन, ठीक है। मान लो इंडिया ने एसडीआर लिया ज़्यादा और पैसा कम दिया उसके कंपैरिजन में, ठीक है, अपने शेयर के कंपैरिजन में, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो वो सब फॉरेक्स रिजर्व जो हैं वो बढ़ गए। तो फॉरेक्स रिजर्व्स को हम काउंट कैसे करते हैं, बताते कैसे कि कितना, अगर हम सब कुछ बंद कर दें, अगर हम इंडिया को पूरा बंद कर दें और इकोनॉमिक एक्टिविटी सब बंद हो जाएं, तो कितने महीनों तक जो है वो फॉरेक्स रिजर्व जो आरबीआई के पास हैं वो इकोनॉमी को चला सकते हैं नॉर्मल लेवल पे। तो वो पहले 11 महीने का हुआ करता था, बट लॉक जब ये दिसंबर 2020 में वो 18 मंथ का है। मतलब अगर मैं आज इंडिया को बंद कर दूं, अगर पीएम मोदी जी बोलें कि आज इंडिया बंद है, आज से इंडिया बंद है, तो अगले 18 महीने तक इंडिया का इकोनॉमिक लेवल जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही रहेगा। उतने 18 महीने तक वो इतना पैसा है आरबीआई के पास कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। अब यूएस में ये चीज़ बहुत कम है, यूएस में शायद 2-3 महीने का ही है, ठीक है। तो यूएस इस पर रिलाई नहीं करता है कि हम रिजर्व्स रखें। ऑन दी अदर साइड जैसे इंडिया हो गया, या फिर सबसे ज़्यादा चाइना और रशिया, ये लोग बहुत रिजर्व में रखते हैं पैसा, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। एक्सटर्नल डेप्ट एज अ रेशियो ऑफ जीडीपी इंक्रीज टू 21.6% एट सितंबर 2020 फ्रॉम 20.6% एट द एंड ऑफ मार्च, ठीक है। तो एक्सटर्नल डेप्ट जो बाहर से लोन ले रखे हैं एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो बढ़ गया ऑब्वियसली, क्योंकि जीडीपी तो कम हुआ है, हम ना 23.9% कम हुआ है, तो जितना भी तुमने बाहर से लोन ले रखा था उसका अगर मैं रेशियो लूँ टू द जीडीपी तो वो बढ़ेगा ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि जीडीपी डिनोमिनेटर कम हुआ है, जीडीपी कम हुआ है ना। रेशियो ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स टू टोटल एंड शॉर्ट टर्म डेप्ट इम्प्रूव बिकॉज ऑफ द साइजेबल इंक्रीज इन रिजर्व्स। हमने देखा था कि फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो हमारे बढ़ गए, ठीक है, पहले 11 महीने का था अब 18 महीने का हो गया। तो फॉरेक्स रिजर्व जो हमारे बढ़ गए हैं उसका रेशियो अगर हम लें फॉरेक्स रिजर्व का टू द शॉर्ट टर्म डेप्ट, शॉर्ट टर्म डेप्ट मतलब टोटल, या शॉर्ट टर्म डेप्ट मतलब जो भी लोन्स हैं इकोनॉमी में, जो भी इंडिया ने लोन ले रखे हैं, वो रेशियो बढ़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व्स बाय शॉर्ट टर्म, फॉरेक्स रिजर्व्स बाय शॉर्ट टर्म डिवाइडेड बाय टोटल शॉर्ट टर्म डेप्ट, ये रेशियो बढ़ गया क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ गए। वी शेप रिकवरी इज अंडर वे, ये तो पता ही है, एज डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय सस्टेनेबल रिसर्जेंस इन हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर सच एज पावर डिमांड, ई वे बिल्स, जीएसटी कलेक्शन, ब्ला ब्ला ब्ला, स्टील कंजम्पशन। तो अभी जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिस्टोर हो गई हैं तो इकोनॉमी वी शेप में रिकवरी कर रही है, ठीक है। इंडिया बिकेम द फास्टेस्ट कंट्री टू रोल आउट 10 लाख वैक्सीन इन 6 डेज, तो अभी वैक्सीन आने लगी है, ठीक है। आपने देखा होगा आपके भी स्टेट में लोगों को डॉक्टर्स को वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गई है।
तो 10 लाख वैक्सीन इंडिया ने निकाल दिया है सिर्फ 6 दिन में, ठीक है। एमर्जिंग एज अ लीडिंग सप्लायर ऑफ द वैक्सीन टू द नेबरिंग कंट्रीज़। अब साउथ अफ्रीका में जो पुअर कंट्रीज़ हैं हमारी, जो पुअर जैसे साउथ अफ्रीका के साउथ अमेरिका में ये ब्राज़ील है, बाकी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं अफ्रीका इंक्लूडिंग, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग, तो हमने उनको हम यहीं से उनको सप्लाई कर रहे हैं वैक्सीन, ठीक है। तो बस यही है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। इकॉनमीज होम कमिंग टू नॉर्मलसी ब्रॉट क्लोजर बाय द इनिशिएशन ऑफ मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। तो वैक्सीनेशन हो रही है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। होप्स ऑफ अ रोबस्ट रिकवरी होने वाली है, ये हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि होगी रिकवरी और अच्छी होगी। इन सर्विसेज सेक्टर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट हैव बीन रीकिंडल्ड। ऑब्वियसली ये सब बढ़ने लगा है, सर्विस सेक्टर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट अब सब नॉर्मल होने लगा है, ठीक है। रिफॉर्म्स मस्ट गो, रिफॉर्म्स अभी होने चाहिए इंडिया को। रिफॉर्म्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में फोकस करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यही सब वो बोल रहा है। रियलाइज इज पोटेंशियल ग्रोथ एंड इरेज द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द पैंडमिक। रिफॉर्म्स आने चाहिए, तभी पैंडमिक का जो इफेक्ट था, जो हम पीछे हो गए हैं कुछ साल, उसको आप नॉर्मलाइज कर पाओगे, ठीक है। इंडियाज़ मैच्योर पॉलिसी रिस्पॉन्स to the once in a country crisis provides important lessons for democracy to avoid myopic policy making and and demonstrates the benefits of focusing on the long term gains, ठीक है। मायोपिक क्या होता है, अभी क्या बोल रहे हैं कि भाई पास का देख के मत करो चीज़ें। मतलब जैसे गवर्नमेंट 5 साल के लिए होती है ना, गवर्नमेंट 5 साल के लिए होती है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई 5 साल के लिए आप पॉलिसी मत बनाइए, आप बनाइए जो आपका विजन होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। 30-35 साल को फ्रेम में रख के आप पॉलिसी बनाइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करिए, आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करिए, आप हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करिए, तभी जो है उसको हम मैच्योर पॉलिसी रिस्पॉन्स बोलेंगे। नहीं तो यही होगा कि पैंडेमिक आएगा, अभी एक पैंडेमिक आया, फिर दूसरा आएगा, फिर ऐसे ही हो जाएगा, तो आप कभी डेवलप नहीं कर पाओगे, आप उसको टैकल करने के लायक नहीं रहोगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, डज ग्रोथ लीड टू डेप्थ सस्टेनेबिलिटी, येस बट नॉट वाइस वर्सा। देखो अब क्या बोल रहा है कि डज ग्रोथ लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी। मतलब अगर इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, मान लो जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो क्या जो हमने लोन ले रखे हैं वो सस्टेनेबल होंगे। सस्टेनेबल मतलब क्या हमारे पास कैपेसिटी होगी कि हम उस लोन को पे कर पाएँ। डेफिनेटली यस, है ना। अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, मान लो आप बिजनेस करते हो और आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो आपने जो लोन ले रखा था बिजनेस के लिए वो आप रीपे कर पाओगे, करेक्ट। अगर ग्रो अब आपका बिजनेस चल ही नहीं रहा तो आप पैसा कहाँ से पे करोगे, है ना। तो यही बोल रहा है कि ग्रोथ लीड्स टू डेट सस्टेनेबिलिटी, कि भाई अगर ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में तो जितने लोन्स हैं वो कम होंगे इकोनॉमी में, दैट इज़ करेक्ट। बट ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी में लोन कम हो रहे हैं तो ग्रोथ हो रहा है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। दिस इज़ नॉट वाइस वर्सा ट्रू, ठीक है, इन द इंडियन कंटेक्स्ट, बट नॉट नेसेसरली वाइस वर्सा, ठीक है। डेट सस्टेनेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल। क्या मतलब है इसका, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल का, कि भाई इंटरेस्ट रेट और ग्रोथ रेट में जो डिफरेंस है, डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस है, तो इंटरेस्ट रेट जितना है, जितने आपने लोन दिया है, और जो ग्रोथ रेट है उसमें जो डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो लोन दे रखा है आपने वो कितना सस्टेनेबल है। अगर ग्रोथ रेट ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से, तभी आपका डेट जो है वो सस्टेनेबल होगा, क्योंकि आप ग्रो ज़्यादा तेज़ी से करो तभी आप रीपे कर पाओगे ना नॉर्मल इंटरेस्ट और जो ले रखा है आपने लोन। तो वो यही बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द ग्रोथ रेट इज द इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल। इन इंडिया इंटरेस्ट रेट ऑन द डेट इज लेस देन द ग्रोथ रेट बाय नॉर्म नॉट बाय एक्सेप्शन। मतलब वही है, इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट रहता है लोन का वो ग्रोथ रेट से कम है। इंडिया ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जैसे कि प्रेडिक्ट किया गया था 6.1% से ग्रो कर रहा है, राइट, जो भी वो है। तो इस टाइप से जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया का ज़्यादा है, इसीलिए इंडिया का जो डेट सस्टेनेबिलिटी है वो अच्छा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर इकोनॉमीज़। नेगेटिव IRGD, जो भी अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव IRGD इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, नॉट ड्यू टू द लोअर इंटरेस्ट रेट बट मच हायर ग्रोथ रेट्स, प्रॉम्प्ट द डिबेट ऑन फिजिकल पॉलिसी एस्पेशली ड्यूरिंग द इकोनॉमिक स्लोडाउन। तो अब ये बोल रहा है कि भाई ये जो डिफरेंस है ना मतलब इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ रेट, अब अगर ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा तो ये डिफरेंस नेगेटिव होगा, करेक्ट। इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ रेट कर रहे हैं और ये नेगेटिव ही होना चाहिए, तभी आपका डेट सस्टेनेबल होगा, ठीक है, तभी आप लोन रीपे कर पाओगे जब आपका ग्रोथ रेट ज़्यादा है। तो इंडिया में क्या है, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट कम है, ऐसा नहीं है कि हम इंटरेस्ट रेट मतलब हम बहुत ही कम रेट पे पैसा देते हैं, बट हमारा ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर इकोनॉमीज़, ठीक है। इसीलिए जो हमारी ये डिफरेंस है वो नेगेटिव रहता है, और इंडिया का जो डेट सस्टेनेबिलिटी है वो अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये बताता है कि गवर्नमेंट का फिजिकल पॉलिसी कितना बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बाकी इकोनॉमीज़, ठीक है। इस ये शो करता है कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा एफर्ट्स ले रही है अपने ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ग्रोथ कॉजेज डेट टू बिकम सस्टेनेबल इन कंट्रीज विद हायर ग्रोथ रेट्स, ठीक है, ये तो बता ही दिया। सच क्लैरिटी अबाउट द कैजुअल डायरेक्शन इज नॉट विटनेस इन कंट्रीज विद लोअर ग्रोथ रेट्स। तो जो लोअर ग्रोथ रेट्स वाली इकोनॉमीज़ हैं, राइट,
उनमें इतना मैच्योरिटी नहीं है कि हम वो पॉलिसीज़ बनाएं जिससे हमारा ग्रोथ रेट बढ़े, ठीक है, और ताकि हम इंटरेस्ट रेट से ऊपर जा पाएँ और हमारा डेट सस्टेनेबल हो। बट इंडिया में ऐसा है, फिजिकल मल्टीप्लायर्स आर डिसप्रपोर्शनेटली हायर ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस दैन ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम्स, ये तो है ही, ठीक है। क्या बोल रहा है, फिजिकल मल्टीप्लायर्स आर डिसप्रपोर्शनेटली हायर ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस दैन ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम्स। मतलब कि इकोनॉमिक क्राइसिस में जो जो गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है, ठीक है, जो फिजिकल स्टेप्स लेती है, दैट वो ज़्यादा रहती है, ज़्यादा। अब जैसे 90,000 करोड़ का शायद पैकेज निकाला था अभी बीच में, जब कोविड का लॉकडाउन आया था, तो नॉर्मल नॉर्मल टाइम में थोड़ी निकालती है, बूम के टाइम थोड़ी निकालती है, ठीक है। तो वही है कि वो उस टाइम हायर होता है एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमिक बूम्स। एक्टिव फिजिकल पॉलिसी कैन एंश्योर दैट द फुल बेनिफिट ऑफ रिफॉर्म्स इज रीप्ड बाय लिमिटेड पोटेंशियल डैमेज टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अगर एक्टिव रहेंगे, अगर गवर्नमेंट एक्टिव रहेगी, कैलिब्रेटेड अप्रोच अपनाएगी कि भाई जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे वैसे हम करें, है ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स एन इम्पेटस ग्रोथ विल लीड टू लोअर डेट टू जीडीपी रेशियो। तो अगर अच्छा फिजिकल पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे स्टेप्स ले रही है, ठीक है, तो वो दैट विल रिजल्ट इन टू लोअर डेट टू जीडीपी रेशियो, मतलब जीडीपी ज़्यादा अच्छा होगा, जीडीपी बढ़ेगा और डेट कम होगा, ठीक है। इंडियाज गिवन इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल, डेट सस्टेनेबिलिटी इज़ अनलाइकली टू बी अ प्रॉब्लम। इंडिया का जो लोन का सस्टेनेबिलिटी है, मतलब लोन रीपे करने का जो कैपेसिटी है इंडिया का, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ रेट अच्छा है। जैसे कि मैंने पीछे बताया, नेगेटिव IGRD जो था, इंटरेस्ट IRGD, इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ रेट, इंडिया का वो नेगेटिव है, क्योंकि ग्रोथ रेट इंडिया का ज़्यादा है और इंटरेस्ट रेट कम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंटरेस्ट रेट, ग्रोथ रेट ज़्यादा है, तो इसीलिए डेट इंडिया का जो है वो सस्टेनेबल है और वो प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। डिज़ायरेबल टू यूज़ काउंटर साइकिल फिजिकल पॉलिसी। अब ये काउंटर साइकिल फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? काउंटर साइकिल मतलब देखो, अब फिजिकल पॉलिसी क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो मेजर्स लेती है, एक इकॉनमी में पैसा इन्फ्यूज़ करने के लिए और पैसा निकालने के लिए। काउंटर साइकिल मतलब कि जैसे मान लो इकॉनमी बहुत अच्छी चल रही है, इकोनॉमिक बूम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी, ताकि वो ज़्यादा पैसा ले सके उस टाइम पे जब इकोनॉमिक बूम है, और उस पैसे को यूटिलाइज़ कर सके जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है हमारा, तो वो काउंटर साइकिल होता है। काउंटर साइकिल मतलब कि इकोनॉमिक बूम जब हो रहा है, तब आप पैसा ले लो, और फिर जब क्राइसिस है तो आप पैसा इन्फ्यूज़ करो। समझ में आ रहा है? टू इनेबल ग्रोथ ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, ठीक है। एक्टिव काउंटर साइकिल फिजिकल पॉलिसी नॉट अ कॉल फॉर फिजिकल irresponsibility बट टू ब्रेक द इंटेलेक्चुअल एंकरिंग that has created an asymmetric bias against the fiscal policy. सॉरी, दैट हैज़ क्रिएटेड एन एसिमेट्रिक बायस। ये बोल रहा है कि इसका काउंटर साइकिल फिजिकल पॉलिसी से मेरा मतलब, इकोनॉमिक सर्वे का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली इररिस्पॉन्सिबल हो जाओ, कि भाई आप जितना चाहे उतना पैसा इन्फ्यूज़ कर रहे हो इकोनॉमी में, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था ना कि भाई सिर्फ गरीबों को आप पैसा दो, या फिर सिर्फ गरीबों को वो करो। अब जो अमीर हैं, जो रिलायंस, आप अंबानी को थोड़ी 500 रुपये दे दोगे जाके जनधन अकाउंट में, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, ठीक है। तो ऐसा मतलब इररिस्पॉन्सिबल काम नहीं करना है, ठीक है। बात ये है, डज इंडिया सोवरेन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल्स? नो। अब क्या हुआ कि जब ये कोविड-19 आया ना, तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, जैसे एस है, मूडीज़ है, इन्होंने इंडिया का जो क्रेडिट रेटिंग है वो ख़राब कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया। अब क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है कि भाई इंडिया का जो लोन रीपे करने का कैपेसिटी है, ठीक है, वो बेकार हो गया, ऐसा उन्होंने बताया। ऐसा एस और मूडीज़ ने प्रेडिक्ट किया कि इंडिया अब लोन रीपे, कम प्रोबेबिलिटी है इंडिया लोन रीपे कर पाएगा। बट क्या ये ऐसा सही है? इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है, डेफिनेटली गलत है। क्योंकि इंडिया इंडिया ने आज तक भी कोई भी सोवरेन लोन पे डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। आज तक इंडिया ने अपना सारा पैसा रीपे किया है, चाहे वो 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस हो। हमने IMF को जाके अपना गोल्ड दिया था कि आप लोन हमारा रीपे करिए, और हम अपना करेंसी को डिवैल्यू कर रहे हैं। बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया था कि हम लोन रीपे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लोन हमेशा इंडिया ने रीपे किया है, ठीक है। तो ये चीज़ तो गलत है कि भाई अभी कोविड-19 आने से इंडिया का आप रेटिंग कम कर रहे हो, तो ये डेफिनेटली गलत है। द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हैज़ नेवर बीन रेटेड एज लो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ग्रेड। अब उन्होंने ना जो S&P और मूडीज़ है, उसने हमारा रेटिंग कर दिया है BBB। पहले हमारा AAA रेटिंग था, उससे उन्होंने BBB कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया। तो वो इकोनॉमिक सर्वे बोला ये तो सरासर गलत है, ठीक है। चाइना इंडिया आर द ओनली एक्सेप्शन टू दिस। चाइना का भी उन्होंने BBB कर दिया है, ठीक है। सॉरी, चाइना को उन्होंने A2 किया है, ठीक है, इन 2005, एंड नाउ इंडिया इज़ रेटेड BBB। AAA सबसे अच्छा रेटिंग होता है, ठीक है। और उसके बाद AA आता है, A2 मतलब AA, ठीक है। तो चाइना का उन्होंने 2005 में AA किया था एक बार, ठीक है। इंडिया सोवरेन क्रेडिट रेटिंग डज नॉट रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल्स। तो वही बोल रहा है कि ये सब गलत चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
A clear outline among outlier among countries rated between A+, A1 and triple B for SAP Moody's on several parameters. अब देखो ये बाहर की एजेंसीज हैं, इनको क्या पता हमारे अंदर का पॉलिटिक्स कैसा चलता है, हमारी फिजिकल पॉलिसी कैसी चलती हैं. दे कांट प्रिडिक्ट जस्ट और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स की जीडीपी ग्रोथ इतना कम हुआ है तो इंडिया का लोन रीपे करने का कैपेसिटी कम होगा. यू कांट प्रिडिक्ट ऑन दिस वे, राइट. तो वो यही बोल रहा है, रेटेड सिग्निफिकेंटली लोअर देन द मैंडेटेड बाय द इफेक्ट ऑन द सोवरेन रेटिंग ऑफ द पैरामीटर. ठीक है, बकवास है ये. Credit ratings map the probability of default and therefore reflect the willingness and ability of borrower to meet its obligation. वो यही बोल रहा है, ये बता रही क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या है. प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट मतलब तुम कितना प्रोबेबल हो कि तुम ये पे नहीं कर पाओगे, कितनी इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आप ये लोन रीपे नहीं कर पाओगे. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड, दैट इज़ व्हाट क्रेडिट रेटिंग्स मेजर. इंडिया विलिंगनेस टू पे इज़ अनक्वेश्चनेबली डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू इट जीरो सोवरेन डिफॉल्ट हिस्ट्री. जैसे कि मैं बोल रहा था कि इंडिया ने कभी आज तक कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है अपने लोन पे. जो भी इंडिया ने लोन लिया है वो हमेशा रीपे किया है. India's ability to pay can be gauged by low foreign currency denominated debt and फॉरेक्स रिजर्व्स. तो इंडिया ने जो लोन ले रखा है ना वो फॉरेन करेंसी में बहुत ही कम है. ठीक है, जैसे मान लो इंडिया ने लोन लिया डॉलर में, तो वो जो डॉलर वाला लोन है वो बहुत कम है. इंडिया ने जो भी लोन ले रखा है वो या तो रुपए में है. तो रुपए में जब लोन लेते हो आप तो क्या होता है कि भाई आपके जो भी करेंसी फ्लक्चुएशन होता है उससे आपका जो लोन है वो उस पर इफेक्ट कुछ नहीं आता है. आप मैंने रुपए में आपसे पैसा लिया, मैं आपको रुपए में ही दूंगा. जबकि अगर मैं डॉलर में लेता हूँ, ठीक है, तो मैं जब डॉलर में लूँगा तो मैं जब भी पे करूँगा तो मेरे को उसको डॉलर में पे करना पड़ेगा. और हो सकता है तब इंटरेस्ट ये करेंसी जो एक्सचेंज रेट है वो ज़्यादा हो, है ना, तो मेरे को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा. तो यही बोल रहा है कि इन सब से भी इफ़ेक्ट करता है. बट इंडिया का जो जो भी डिनोमिनेशन डेट है, जो भी इंडिया ने लोन ले रखा है वो मोस्टली बहुत ही अपने पैसों में ही ले रखा है. और जितना भी बाहर से ले रखा है वो सारा फॉरेन करेंसी में. और इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स भी कितने ज़्यादा हैं, $589 बिलियन हैं. बहुत ही ज़्यादा है. तो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया कभी डिफ़ॉल्ट करेगा उस चीज़ में. तो ये सब जो है वो जो मैक्रो इंडिकेटर से आप लिंक कर रहे हो इंडिया क्रेडिट रेटिंग, वो सब ख़राब है. ठीक है. वो यही बोल रहा है. इंडियाज फिजिकल पॉलिसी शुड रिफ्लेक्ट गुरु रविंद्रनाथ टैगोर सेंटिमेंट ऑफ अ माइंड विदाउट फियर. ठीक है, डर के आगे जीत है. ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको. तो बस वो वही, ऐसा कुछ पूछने वाला नहीं है इसमें. सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग मेथोडोलॉजी शुड बी मेड मोर ट्रांसपेरेंट, लेस सब्जेक्टिव. एंड अब वही यही बोल रहा है कि ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हो कि आपने कैसे ट्रिपल बी रेटिंग दिया है, इसको आप ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करो, हमें ही बताओ भाई कि कैसे कैलकुलेट किया, तो हम भी क्वेश्चन कर पाएँ उस चीज़ को. आप बिना बताए बोल दोगे कि इंडिया का क्रेडिट रेटिंग ख़राब है, तो ये बेकार चीज़ है. ठीक है. इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ, कॉन्फ्लिक्ट और कन्वर्जेंस क्या है. अब ये इसमें इनइक्वालिटी और ग्रोथ के बीच में रिलेशन बताया कि भाई इनइक्वालिटी का ग्रोथ पे कैसे इफेक्ट है और ग्रोथ का इनइक्वालिटी पे कैसे इफेक्ट हो रहा है. ठीक है. द रिलेशनशिप बिटवीन इनइक्वालिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स विज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स इज डिफरेंट इन इंडिया फ्रॉम दैट इन एडवांस इकोनॉमीज. ठीक है. इंडिया में डिफरेंट है क्योंकि बाहर अलग होता है, इंडिया में अलग है. बोथ इनइक्वालिटी एंड पर कैपिटा ग्रोथ हैव सिमिलर रिलेशनशिप्स विद सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन इंडिया अनलाइक इन एडवांस इकोनॉमीज. इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी एलिवेशन दैन इनइक्वालिटी. अब इंडिया में इनइक्वालिटी भी ज़्यादा है. ठीक है, बट वो इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा पॉवर्टी को हटाने में, गरीबी को हटाने में. ग्रोथ का ज़्यादा इम्पैक्ट होगा. अगर आप ग्रो कर रहे हो, आपका जीडीपी तो नहीं बोलूँगा, आप ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये सब ग्रोथ पैरामीटर्स हैं. इसके बढ़ने से पॉवर्टी ज़्यादा जल्दी से एलिवेट होगा रादर देन इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी मतलब आप गरीब को अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो, रिच को ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हो और गरीब को कम दे रहे हो, तो वो सब इनइक्वालिटी में आ जाता है. ठीक है. इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू फाइट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ टू लिफ्ट द पुअर आउट ऑफ पॉवर्टी, एक्सपैंडिंग द ओवरऑल पाई. redistribution in a developing economy is feasible only if the size of the pie grows. अब साइज ऑफ द पाई का मतलब क्या है कि भाई इंडिया का पूरा जो जीडीपी है अगर वो बढ़ेगा तभी जो जितने पुअर लोग हैं उनको ज़्यादा शेयर मिल पाएगा, राइट, उनको ज़्यादा चीज़ें मिल पाएंगी. ऐसा ऐसा मतलब है. ऐसा नहीं है कि आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर दोगे चीज़ों को तो वो चीज़ सही हो जाएगी. ठीक है. अगर आपको आपका केक, आप मान लो आप केक खा रहे हो, ठीक है, पाई से ही कर लेते हैं कि आप मान लो केक खा रहे हो, ठीक है, 5 लोगों को केक खाना है और उतना ही केक है. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे छोटे पीस काटो. आप हर हर इंसान को उतना ही पीस दो बट केक बड़ा कर दो, है ना. मेरे को अब बड़ा पीस खाना है, ठीक है, मेरे को बड़ा पीस खाना है तो किसी और को छोटा पीस खाना पड़ेगा अगर केक छोटा होगा. बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, केक का साइज़ ही बड़ा कर दे रहा हूँ तो सबको बड़ा बड़ा मिलेगा. करेक्ट. तो वही बोल रहा है वो, एक्सपैंडिंग द ओवरऑल पाई. हेल्थ केयर
टेक्स सेंटर स्टेज फाइनली। अब देखो, अब जैसे ही पेंडेमिक आया तो इंडिया को रियलाइज़ हो गया कि भाई हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। हम जीडीपी में बहुत कम दे रहे हैं, बट हेल्थ केयर इट हैज़ टू बी मोर। तो COVID-19 pandemic emphasized the importance of healthcare and its interlinkages with other sectors, showcase how a health crisis transformed in an economic and social crisis. बकवास है। Health infrastructure must be agile as respond to the pandemics. Healthcare policy must not be beholden to saliency bias. सेलियंसी बायस मतलब ऐसे कि वो हो जाता है ना कि भाई सेलियंसी बायस मतलब ये होता है कि भाई अभी पेंडेमिक आया तो हम अभी हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी कुछ टाइम में चला जाएगा तो फिर इंडिया का एटीट्यूड वही हो जाएगा कि भाई छोड़ो, हेल्थ केयर में कौन पैसे लगाएगा, समझ रहे हो? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये सेलियंसी बायस नहीं होना चाहिए कि भाई ये टेम्पररी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, समझ में आ रहा है? अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो तभी कुछ चीज़ हो पाएगा, नहीं तो अगला पेंडेमिक आएगा फिर आपका यही हालत हो जाएगा। ठीक है, तो वो यही बोल रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन मिटिगेटिंग इनइक्विटी एज द एक्सेस ऑफ द पुअरेस्ट टू प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इंक्रीज। तो यही है, नेशनल हेल्थ मिशन ने क्रिटिकल रोल प्ले किया है इस चीज़ में। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ी हैं। एम्फेसिस ऑन आयुष्मान भारत के साथ ऑब्वियसली आयुष्मान भारत इसका पार्ट है नेशनल हेल्थ मिशन का। ठीक है, an increase in public health care spending from 1% to 2.5 to 3% of GDP can decrease the out of pocket expenditure from 65% to 35% of overall health care spending. अब इसमें ये बोल रहा है कि भाई देखो, अगर गवर्नमेंट आपको ज़्यादा पैसा दे रही है हेल्थ केयर के लिए, ठीक है, मान लो सबका हेल्थ इंश्योरेंस होता है इंडिया में, तो ऑब्वियसली आप जो अपनी जेब से पैसा लगाओगे हेल्थ केयर में वो कम होगा, है ना? अब जैसे आप यूरोप वगैरह जाओगे ना, कभी जर्मनी जाओगे, जैसे हम लोग गए थे, तो वहाँ पे क्या है, मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस है। तो मैंडेटरी, वहाँ आप चाहे बाहर से आ रहे हो चाहे वहाँ के सिटीजन्स हैं, हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट सबका कराती है, सबका हेल्थ इंश्योरेंस है। तो वहाँ के लोग जो अपनी जेब से खर्चा करते हैं अपने हेल्थ पे, वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, उस हिसाब से वहाँ का जो इसीलिए वहाँ का जो क्या बोलते हैं, मोर्टालिटी रेट है और ये सब काफ़ी बेटर है इंडिया से, बिकॉज वहाँ पे सबका हेल्थ इंश्योरेंस है। बट यहाँ पे है क्या सबका हेल्थ इंश्योरेंस? नहीं, यहाँ पे है ही नहीं। तो वही बोल रहा है कि आप जब जब गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करेगी हॉस्पिटल्स में, इंश्योरेंस में, तभी जाके बाकी लोग जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनका आउट ऑफ द, जो हम अपनी जेब से पैसे खर्चा कर रहे हैं वो कम होगा। तो इसमें यही दिया हुआ है कि 1% से अगर आप 2.5% करोगे तो 65% से 35% जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, रेगुलेटर फॉर द हेल्थ केयर मस्ट बी कंसिडर्ड गिवन द मार्केट फेलियर। अब एक ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई एक रेगुलेटर बनाइए, जैसे आपने स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी बनाया हुआ है, वैसे हेल्थ केयर के लिए भी कुछ एक रेगुलेटर बनाइए जो इन सब चीज़ों को देखेगा। ठीक है, मिटिगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री विल हेल्प लोअर इंश्योरेंस प्रीमियम, इनेबल द ऑफरिंग ऑफ बेटर प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। अब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है कि जितना प्रीमियम है डिवाइडेड बाय द जीडीपी, दैट इज़ कॉल्ड द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ठीक है, अब मिटिगेशन अब यही बोल रहा है कि भाई जो भी लोअर इंश्योरेंस प्रीमियम है, कहीं कोई जो है कंपनी वो लोअर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, कोई कोई ज़्यादा प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसमें आप सिमेट्री लाइए। ठीक है, ये एसिमेट्रिक है। अभी आप एक नॉर्मल स्टैंडर्ड बनाइए, जैसे एमएसपी है वैसे ही आप एक नॉर्मल स्टैंडर्ड बनाइए इंश्योरेंस का, और जो है तभी ये बढ़ेगी चीज़ें। ठीक है, तभी हेल्थ केयर इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, तभी लोग पेनिट्रेशन मतलब तभी लोग इंश्योरेंस कराएंगे। ठीक है, information utilities that help mitigate the information asymmetry in the healthcare will be useful in enhancing overall welfare. ठीक है, overall welfare बढ़ेगा। Telemedicine needs to be harnessed to the full potential, investing in internet connectivity and healthcare infrastructure. जैसे हम अभी 5G की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी एट प्रेजेंट हम 5G की बात कर रहे हैं, तो हम 5G के लिए क्या बोलते हैं कि भाई जब 5G आएगा तो डॉक्टर दूर से बैठ के भी ऑपरेशन कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, तो वो यही बोल रहा है, टेलीमेडिसिन को फोकस करना पड़ेगा हमको। ठीक है, प्रोसेस में क्या क्या रिफॉर्म्स आ सकते हैं? India over-regulates the economy, resulting in regulations being ineffective even with relatively good compliance with process. इंडिया में क्या है ना, इंडिया में रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, इंडिया में 20 दिन लगता है, वहीं न्यूजीलैंड में आधे दिन में हो जाता है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड में इसलिए आधे दिन में हो जाता है क्योंकि वहाँ पे रेगुलेशन बहुत कम है। यहाँ पे आपको 10 ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ेंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए चक्कर काटने पड़ेंगे। ठीक है, लैंड अलॉटमेंट के लिए चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ये सब ये सब रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में। तो ओवर रेगुलेशन भी सही चीज़ नहीं है। ठीक है, आप जब ओवर रेगुलेट करते हो किसी चीज़ को, वो चीज़ ख़राब होती है। तो वही बोल रहा है, द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज ओवर रेगुलेशन इज एन अप्रोच दैट अटेम्प्ट्स टू अकाउंट फॉर एवरी पॉसिबल आउटकम। तो इंडिया में क्या होता है कि जो सरकार है ना, वो हर पॉसिबल आउटकम को अकाउंट करती है। भाई अगर ये हो गया तो, अगर इसने पैसा लौटाया नहीं तो, अगर ये मर गया तो, अगर ये हो गया तो, मतलब इतना अगर करोगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, कुछ आपको फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, समझ रहे हो?
द सॉल्यूशन इज टू, सॉल्यूशन क्या है, सिंप्लीफाई करो रेगुलेशन, इन्वेस्ट इन ग्रेटर सुपरविजन विच बाय डेफिनेशन इम्प्लाइज ग्रेटर डिस्क्रिशन। मतलब आप सुपरवाइज करो, आप माइक्रो मैनेजमेंट मत करो चीज़ों को, समझ में आ रहा है। आप हर एक चीज़ मत बताओ, जैसे आप, जैसे मान लो माँ बाप ना हर एक चीज़ बता रहे हैं बच्चे को कि भाई तुम ये करो, ऐसे नहीं करो, ये ग्लास ऐसे नहीं रखो, वैसे नहीं करो, दिस इज़ माइक्रो मैनेजमेंट। बट आप एक नॉर्मल सुपरविजन रखो कि वो क्या कर रहा है, मतलब ठीक है कैसे कर रहा है, लेट हिम ग्रो, समझ में रहो। दैट इज़ कॉल्ड दैट इज़ द डिस्क्रिशन, गिव इन द फ्लेक्सिबिलिटी, आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए कि वो खुद से चीज़ें कर पाए। दैट इज़ दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन हाउएवर नीड्स टू बी बैलेंस विद ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिस्टम में, ठीक है। जो घूसखोरी है वो बंद होनी चाहिए। सिस्टम ऑफ एक्स आंटे अकाउंटेबिलिटी एंड एक्स पोस्ट रिवॉल्यूशन मैकेनिज्म। अकाउंटेबिलिटी आप मतलब फिक्स करिए कि भाई कोई भी डिसीजन कोई बंदा ले रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वो अकाउंटेबल होना चाहिए, वो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और एक्स पोस्ट रिजोल्यूशन क्या होता है कि भाई कोई काम जब हो गया, मैंने कुछ एक डिसीजन ले लिया, मान लो वो डिसीजन गलत हो गया, तो अब उसका रिजोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो ये दोनों मैकेनिज्म होने चाहिए। आप पहले अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए, ठीक है, उसके बाद जो है रिजोल्यूशन के लिए हम काम करेंगे, ठीक है। The above intellectual framework has already informed reforms ranging from labor codes to removal of onerous regulations on the BPO sector. बकवास है। Regulatory forbearance and emergency medicine not staple diet. अब क्या है क्या मतलब है इसका रेगुलेटरी फोरबियरेंस, कि भाई देखो जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ना रेगुलेशन, फोरबियरेंस का मतलब होता है आप रेगुलेशन को कम कर दो, जो भी आप रेगुलेशन लगाए हो उसको कम कर दो, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड फोरबियरेंस, होल्डिंग बैक फ्रॉम समथिंग, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फोरबियरेंस। तो अभी क्या हुआ कि भाई जब ये जब पहले जब एक बार जब 2008-9 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तो क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशंस हैं बोरोइंग के, वो कम कर दिए कि भाई बिना आप जाओ, बिना आप डॉक्यूमेंट सबमिट करके लोन ले सकते हो, ठीक है। पर वो टेम्प्रेरी था, समझ में आ रहा है, वो टेम्प्रेरी बेसिस पे था। आप परमानेंट ही ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है, कि आप रेगुलेटरी फोरबियरेंस करो। फोरबियरेंस समझ में आना क्या मतलब होता है, फोरबियरेंस का मतलब होता है रेगुलेशन को ढीला कर देना, समझ में आ रहा है। फोरबियरेंस कंटिन्यूड लॉन्ग आफ्टर द इकोनॉमिक रिकवरी रिजल्टिंग इन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द इकोनॉमी। अब आप रेगुलेशन कम करोगे तो उसका फ़ायदा उठाने वाले भी बहुत लोग हैं, है ना, तो वो फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। ऑल्दो गवर्नमेंट का इंटेंशन अच्छा था कि भाई हम सिंस फाइनेंशियल क्राइसिस आया है तो लोगों के पास पैसा कम है, तो हम थोड़ा रेगुलेशन कम कर देते हैं ताकि ईजी हो चीज़ें, बट उसका लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। बैंक्स एक्सप्लॉइटेड द फोरबियरेंस विंडो फॉर विंडो ड्रेसिंग देयर बुक्स एंड मिस अलोकेटेड क्रेडिट, देयर बाई डैमेजिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। ऑब्वियसली जब आप बैंक्स पे, मान लो बैंक्स पे मैंने रेगुलेशन कम कर दिया कि आप क्रेडिट दो, मेरे को नहीं पता बट आप क्रेडिट दो, तो बैंक तो कहीं भी क्रेडिट देंगे ना, वो अपनी किताबें अच्छे करने के लिए, अपनी बैलेंस शीट अच्छी करने के लिए कहीं भी लोन दे देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होगी, बिना आप रिसर्च किए कि बिज़नेस क्या है, किस बारे में है, उसका जो भी बिज़नेस को आप लोन दे रहे हो उसका रीपे करने का कितना प्रोबेबिलिटी है, इन सबको बिना जज किए अगर आपने लोन दे दिया तो क्या होगा, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है डिफ़ॉल्ट होने की, है ना। तो इसीलिए क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, वो बेकार हो गया। तो बस यही बोल रहा है। To promote judgment amid the uncertainty, ex post inquest must recognize the role of hindsight bias and not equate unfavorable outcomes to bad judgment or malified intent. अब इसमें दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। हिंडसाइट बायस क्या होता है, नाम से ही समझो, हिंड साइट बायस। साइट मतलब आपके देखने की क्षमता होती है साइट, राइट। हिंड मतलब उसको मैं हिंडर कर दिया, मतलब मैंने उसको उस, मान लो मैं आपकी आँख के सामने अपना हाथ लगा दूँ तो आप देख नहीं पाओगे आगे, करेक्ट। तो ये वो यही बोल रहा है कि देखो जैसे जैसे जब ये अभी पैंडमिक आया ना तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जिन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में ये प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई अब तो इकॉनमी गिरेगी, ठीक है, अब तो इकॉनमी गिरेगी, रियल एस्टेट डाउन जाएगा, दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने प्रेडिक्ट कर दी। और जैसे मान लो कि पैंडमिक आया, ठीक है, पैंडमिक आया, अब पैंडमिक आने लग रहा था बट मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया इसका आउटकम क्या होगा, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ। मेरे को पता नहीं था क्या होगा बट मैंने ऐसे देखा कि भाई फाइनेंशियल क्राइसिस में भी ऐसा हुआ था, अभी भी ऐसा होगा, तो मैंने क्या किया, खूब सारा पैसा लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। बट क्या हुआ, जब पेंडेमिक ख़त्म हुआ और इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट हुआ तब भी रियल एस्टेट तब भी डाउन था, तो क्या हुआ, वो पैसा गया किस में, एनपीए में चला गया, ठीक है। तो ये मेरा बैड जजमेंट है क्या कि मैलिफाइड इंटेंट है, क्या है ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बस एक अनफेवरेबल आउटकम है, ये एक हिंडसाइट बाइस है कि मैंने अपने ओवर कॉन्फिडेंस से ऐसा डिसीजन लिया, दैट इज़ कॉल्ड द हिंडसाइट बायस, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जब आप इंक्वायरी करोगे इन सब चीज़ों की,
ठीक है, जब आप जब पैंडेमिक ख़त्म हुआ, जब आप एसेट क्वालिटी रिव्यू करोगे बैंक्स का, ठीक है, तो बैंक ने भी ऐसे पैसा दिया होगा कहीं कहीं, ठीक है, इसी ऐसे डिसीजंस लेके। तो जब आप उसका इंक्वायरी कराओ, आप उसका एसेट क्वालिटी रिव्यू कराओ, ठीक है, बट जब आप ये करोगे तो आप ये हिंडसाइट बायस को दिमाग में रखना कि लोगों ने ऐसा किया होगा, ठीक है। द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द रिकवरी ऑफ लोन्स नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड, ठीक है, ये तो वही है। इनोवेशन क्या बोल रहा है, ट्रेंडिंग अप बट नीड्स थ्रस्ट एक्सेप्शली फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। अब हमें प्राइवेट सेक्टर को हमको इंडिया जो है ना R&D में बहुत कम इन्वेस्ट करता है। इंडिया का R&D का अगर एक्सपेंडिचर देखोगे तो 1% से भी कम है, ठीक है, तभी इंडिया में इनोवेशन है नहीं, ठीक है। और जो इनोवेशन कर, क्योंकि पैसा नहीं है ना, अभी 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 स्टार्ट हुआ है स्टार्टअप इंडिया, और गवर्नमेंट ने इनोवेशन पे फोकस करना स्टार्ट किया, बट पहले तो था नहीं, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि इंडिया इंडिया अभी अभी इनिशियली स्टार्ट हुआ है थोड़े साल पहले। इंडिया एंटर द टॉप 50 इनोवेटिंग कंट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020 सिंस द इंसेप्शन ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब आप कमेंट सेक्शन में को ये बताओ कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है, ठीक है। इन 2007 रैंकिंग फर्स्ट इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया एंड थर्ड अमंग द लोएस्ट मिडिल इनकम कंट्रीज। तो वही है, कुछ नहीं है, टॉप 50 में आ गया इंडिया इनोवेटिंग कंट्रीज़ के, ठीक है। इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन R&D इज़ लोएस्ट। अभी देखो, मैं ये बोला था ना कि R&D पे जो इंडिया है वो बहुत ही कम इन्वेस्ट करता है, तभी इनोवेशन में दिक्कत है। इंडियाज एस्पिरेशन मस्ट बी टू कम्पीट ऑन इनोवेशन विद द टॉप 10 इकॉनमीज़। अब इंडिया का एस्पिरेशन ये होना चाहिए कि जो टॉप 10 इनोवेटिव कंट्रीज़ हैं उनसे हम कम्पीट करें। सिंगापुर हो गया, यूएस हो गया, इन सब से आप कम्पीट करिए। इन सब में देखिए कि आप वो गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट कर रही है उस चीज़ में, आप भी उतना इन्वेस्ट करिए, ठीक है। द गवर्नमेंट सेक्टर कंट्रीब्यूट्स आर डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्जर इन टोटल GERD एट 3 times द एवरेज ऑफ टॉप 10 इकोनॉमीज, ठीक है। ये बेकार चीज़ है। द बिजनेस सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू GERD टोटल R&D पर्सनल एंड रिसर्चर्स इज अमंग द लोएस्ट लोएस्ट व्हेन कंपेयर टू टॉप 10 इकोनॉमीज। अब बिजनेस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट कर रही हैं R&D में, वो भी बहुत कम है। इंडस्ट्रीज भी खुद से कभी नहीं कर रही हैं R&D में इन्वेस्ट, ठीक है, वो यही बोल रहा है। द सिचुएशन हैज़ प्रिवेल्ड डिस्पाइट हायर टैक्स इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन एंड एक्सेस टू इक्विटी कैपिटल। बेकार। इंडियाज़ बिजनेस सेक्टर नीड्स टू बी सिग्निफिकेंटली रैम्प अप इन्वेस्टमेंट में हमको पैसा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन रेजिडेंट शेयर इन टोटल पेटेंट, जो टोटल पेटेंट्स हैं, पेटेंट आप कब कराते हो, जब आप कोई कुछ इनोवेशन करते हो, तो इंडिया में जो पेटेंट का फाइलिंग है वो बहुत कम है। अभी करंट 36% है, बट इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि ये एवरेज से भी कम है। जो एवरेज हम अगर ग्लोबल एवरेज लें वो 62% है, हम उसके आधे हैं, मतलब 62 सीधा 36% है, ठीक है। तो इंडिया में इसीलिए पेटेंट फाइलिंग बहुत बेकार है, क्योंकि इनोवेशन होता ही नहीं है। फॉर अचीविंग हायर इंप्रूवमेंट इन इनोवेशन आउटपुट, इंडिया मस्ट फोकस ऑन इंप्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस ऑन इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस सोफिस्टिकेशन इनोवेशन इनपुट्स, ठीक है। ये पढ़ बेकार है, पढ़ लेना। जय हो PM जय। जन आरोग्य योजना, जय जय का तो मतलब पता ही होगा, जन आरोग्य योजना एडॉप्शन इन हेल्थ आउटकम्स। अब हम इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ठीक है, एम्बिशियस प्रोग्राम है। हमको पता है कि जन आरोग्य योजना में क्या है कि भाई हम सबको डिसीज़ फ्री करवाएंगे, जो गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि सबका सब जो हेल्थ आउटकम है वो बढ़े बेसिकली, ठीक है। और हेल्थ केयर का एक्सेस बढ़े बेसिकली, जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, ये सब इम्प्रूव हो, तो वो जन आरोग्य योजना में आता है। डेमॉन्स्ट्रेट्स द एम्बिशियस प्रोग्राम लॉन्च 2018 में लॉन्च हुआ था। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ केयर आउटकम्स इन द शॉर्ट टाइम। अब आप ये करना कि जो इस इकोनॉमिक सर्वे में जितनी भी स्कीम्स हैं, है ना, उनको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि मोस्टली जो स्कीम्स हैं वो इसी में से पूछी जाती हैं। आप पढ़ने बैठ जाओगे कि पिछले 1 साल में कितनी स्कीम्स आई, तो बहुत सारी स्कीम हो जाती हैं। आप इंपॉर्टेंट पढ़िए, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है वो जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस होती है, क्योंकि यही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम न्यूज़ में रहती हैं, ठीक है। तो इसी से क्वेश्चन आते हैं अगर आने होते हैं तो, ठीक है। तो आप यही पढ़ना बस, यही, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यही पढ़ना, बट हाँ मतलब इनको ज़्यादा फोकस करके पढ़ना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज बीइंग यूज्ड सिग्निफिकेंटली फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी लो कॉस्ट केयर सच एज डायलिसिस एंड कंटिन्यूड ड्यूरिंग द कोविड पैंडमिक एंड लॉकडाउन। ये कुछ नहीं है, ऐसे ही बता रहे हैं नॉर्मल, इसमें कुछ भी पढ़ने लायक है नहीं, जो अभी आगे चीज़ें लिखी हैं। इनहेंस्ड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, अब इंश्योरेंस कवरेज बढ़ गया है। प्रपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड्स दैट हैड हेल्थ इंश्योरेंस इंक्रीज इन बिहार, असम, सिक्किम। आसाम, बिहार, सिक्किम में बढ़ गया है बाई 89%, वाइल इट डिक्रीज बाई 12% ओवर द सेम पीरियड इन वेस्ट बंगाल। तो ये डेटा आप क्या है ना, मेंस वेंस में कोट कर सकते हो कभी, किसी अगर स्कीम के बारे में बताना है, ठीक है। डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में डिक्लाइन आ गया, ठीक है। कहाँ कितने कितने परसेंट से डिक्लाइन आया, बाई 20% फॉर वेस्ट बंगाल, 28% फॉर द 3 नेबरिंग स्टेट्स। तो ये सब
है, ठीक है। डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है उसमें भी डिक्लाइन आया है। बंगाल में 20% से आया है और बंगाल के जो नेबर्स हैं उसमें 27% से आया है। जो कॉन्ट्रासेप्शन है, ठीक है, पिल्स वगैरह हैं, उसका यूसेज बढ़ गया है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो 36%, 22%, 28% इन सब से डिक्रीज़ हुआ है वेस्ट बंगाल और उसके आसपास के स्टेट्स में, क्योंकि यहीं जो सिनेरियो था वो सीवियर था, ठीक है। While West Bengal did not witness any significant decline in unmet need for spacing between consecutive kids, the neighboring three states recorded a 37% fall. ठीक है, बेकार, ये सब याद करने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है। वेरियस metrics for mother and child care improved more in the neighboring states than in West Bengal. ओके, ठीक है, क्या करें फिर। Each of these health effects manifested similarly when we compare all states that implemented जन आरोग्य योजना versus the states that not did not. देखो, अब ये जितने भी पैरामीटर्स थे ना, अंडर 5 मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब उन स्टेट्स में बेटर हैं जहाँ पे JAY इम्प्लीमेंट हुआ है। जिन्होंने नहीं किया उनके उनका रिजल्ट्स बेकार है। ओवरऑल द कंपैरिजन रिफ्लेक्ट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन सेवरल हेल्थ आउटकम्स इन स्टेट्स दैट इम्प्लीमेंटेड JAY वर्सेस दैट डिड नॉट। ओके, बेयर नेसेसिटीज़ की अगर हम बात करें तो एक्सेस टू बेयर नेसेसिटीज़ हैव इम्प्रूव्ड। बेयर नेसेसिटी में क्या आता है? कपड़ा, रोटी, मकान, यही आता है बेयर नेसेसिटीज़ में। तो ये इम्प्रूव हुआ है अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। अब ये सबसे ज़्यादा इम्प्रूव कहाँ हुआ है? ये सबसे ज़्यादा हाई कहाँ है? केरला, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये सब रिच स्टेट्स हैं, ठीक है। और लो स्टेट जो गरीब स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ये सब लो गरीब स्टेट है, तो यहाँ पे कम है। इम्प्रूवमेंट इन ईच ऑफ द 5 डायमेंशन, एक्सेस टू द वाटर, हाउसिंग, सैनिटेशन, माइक्रो इम्प्रूवमेंट, ये सब में जो 5 डायमेंशन है, कपड़ा, रोटी, मकान, यही सब, ठीक है, इनमें इम्प्रूवमेंट आया है। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ जो हैं डिक्लाइंड अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज एज लैगर्ड स्टेट्स हैव गेन्ड रिलेटिवली मोर बिटवीन 2012 एंड 2018। ये इसे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये भी बेकार है। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू द बेयर नेसेसिटीज़ हैज़ लेड टू द इम्प्रूवमेंट्स इन हेल्थ इंडिकेटर्स। अब हेल्थ इंडिकेटर्स बढ़े हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी अंडर 5। अब जब भाई रोटी, कपड़ा, मकान होगा, ठीक है, तो लोग क्या है, रोड पे कम सोएंगे, गंदी जगहों पे कम सोएंगे, गंदा खाना कम खाएंगे, तो ऑब्वियसली हेल्थ इंडिकेटर्स बढ़ेंगे, करेक्ट। तो वो यही बोल रहा है कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इसलिए बढ़ गया है, ठीक है। और एजुकेशन से भी ये रिलेट कर रहा है, एजुकेशन लेवल भी बढ़ रहा है। ऑल्सो को रिलेट्स विद द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स इन द एजुकेशन इंडिकेटर्स। तो अब जब रोटी, कपड़ा, मकान होगा तभी तो इंसान पढ़ाई के बारे में सोचेगा। जब छती नहीं है तुम्हारे पास तो तुम क्या पढ़ाई के बारे में सोचोगे, है ना। तो अब ये सिग्निफाई करता है कि एजुकेशनल इंडिकेटर्स भी जो हैं वो बढ़ेंगे। थ्रस्ट शुड बी गिवन टू रिड्यूस द वेरिएशन इन द एक्सेस टू बेयर नेसेसिटीज अक्रॉस स्टेट्स। अब थ्रस्ट देना चाहिए, ठीक है, दे देना थ्रस्ट। जल जीवन मिशन, द स्कीम्स सच एज अब ये जितनी भी स्कीम्स हैं ये सब आपको पढ़नी है। जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण, ठीक है, आरोग्य योजना, ये सब आपको पढ़ना है। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में डिज़ाइन अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस दीज गैप्स। इन सब स्कीम से हम इसको इफेक्ट कर सकते हैं। बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स निकाल ली उन्होंने। बेयर नेसेसिटीज़ यानी कपड़ा, रोटी, मकान को मेजर करने के लिए उन्होंने एक इंडेक्स निकाल ली, ठीक है। अब उस इंडेक्स से हम मेजर करेंगे, यही बोल रहा है वो। फिजिकल डेवलपमेंट में हम देखें तो इंडिया अडॉप्टेड अ कैलिब्रेटेड अप्रोच। मैंने बता दिया कैलिब्रेटेड अप्रोच की मतलब सिचुएशन के हिसाब से गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए। गरीब तबके को ज़्यादा पैसे दिए, अमीर को नहीं दिए, उस पर टैक्स बढ़ाए हैं, क्या बोलते हैं, कॉरपोरेट्स पे, ताकि पैसा को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, ठीक है। तो यही सब उन्होंने कैलिब्रेटेड अप्रोच लिया। एक्सपेंडिचर पॉलिसी इन 2020-21 इनिशियली एम्ड एट सपोर्टिंग द वनरेबल सेक्शन। वनरेबल समझ में आ रहा है ना, जैसे माइग्रेंट्स वर्कर हो गए, ये सब वनरेबल सेक्शंस हैं। बट वॉज रीओरिएंटेड टू बूस्ट ओवरऑल डिमांड एंड कैपिटल स्पेंडिंग वंस द लॉकडाउन वॉज अनबाउंड। जैसे ही लॉकडाउन हटा तो गवर्नमेंट ने डिमांड को भी बढ़ाने की कोशिश किया, सप्लाई को भी बैलेंस करने की कोशिश किया। तो ये सब कैलिब्रेटेड अप्रोच है, बस यही बोल रहा है। मंथली GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ के ऊपर गया लास्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाईएस्ट सिंस दिसंबर हाईएस्ट दिसंबर में हमको अचीव हुआ था, ठीक है। रिफॉर्म्स इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन आया। प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हैव इंसेंटिवाइज टैक्स कंप्लायंस बाय एनहांसिंग ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स एक्सपीरियंस। अब जो सही टैक्स देते हैं, ठीक है, उनको उन्होंने बूस्टअप करने की कोशिश किया है, उनको उनका एक्सपीरियंस इन्हांस किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही टैक्स भरें, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो टेकन कंसिस्टेंट स्टेप्स टू इम्पार्ट सपोर्ट टू द स्टेट्स इन द चैलेंजिंग टाइम्स द पैंडेमिक, करेक्ट। अब एक्सटर्नल सेक्टर क्या बोल रहा है? कोविड-19 पैंडेमिक लेड टू द शार्प डिक्लाइन इन द ग्लोबल ट्रेड। ऑब्वियसली ग्लोबल ट्रेड में डिक्लाइन हुआ तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हुए थे, ठीक है। लोअर कमोडिटी प्राइस एंड टाइट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कंडीशंस विद implications फ्रॉम द करंट अकाउंट बैलेंसेज एंड करेंसीज। बेकार है, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया का जो फॉरेक्स है, ठीक है, ये देख लो कितना है, $586 बिलियन है एज ऑन जनवरी 2021
कवरिंग अबाउट 18 मंथ्स ऑफ वर्थ ऑफ इम्पोर्ट्स। तो जैसे पिछले हमने बात किया था कि जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 18 महीने का इम्पोर्ट कवर वर्थ ऑफ इम्पोर्ट है वो, ठीक है। और वो कितना वैल्यू का है, $586 बिलियन का है, ठीक है, यही है। करंट अकाउंट सरप्लस है, ये हमने देख ही लिया, क्योंकि कैपिटल इनफ्लो बहुत ज़्यादा हुआ है। Q4 में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस है 1920 में। रोबस FDI एंड FPI इन्फ्लोज। अब हम नेट FDI इन्फ्लो की बात करें तो इंडिया में $27.5 बिलियन का अप्रैल टू अक्टूबर 2020 में इन्फ्लो आया है। 14.8% हायर है एज़ कम्पेयर टू पिछले साल की अगर हम कंपैरिजन करें तो जो पिछला हमारा ईयर है 2020-2021 वाला, उसमें 14.8% ज़्यादा है FDI फ्लो। और FPI फ्लो भी 28.5 बिलियन है, दैट इज़ ऑल्सो हायर देन 12.3 बिलियन एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो आप देखो कि दोनों में जस्ट डबल से भी ऊपर है, समझ में आ रहा है। तो इतना ज़्यादा FPI और FDI इन्फ्लो आया है कोविड में इंडिया में, ठीक है। अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें पहले 6 महीने की, जैसे कि मैंने बताया मार्च टू अगस्त, स्टीप कॉन्ट्रैक्शन मर्केंडाइज इम्पोर्ट कम हुए, ठीक है, ऑब्वियसली इम्पोर्ट कम हुए। शार्पर फेल इन करेंसी पेमेंट्स देन करेंट रिसीप्ट मतलब जो हमने बाहर पे किया, हम बाहर कब पे करते हैं, जब इम्पोर्ट आता है, तो वो ज़्यादा डिक्लाइन हुआ 30.8% से, रादर देन रिसीप्ट से 15% से ही डिक्लाइन करी है। बट हम जो पेमेंट करते हैं बाहर वो 30.8% से डिक्लाइन किया है। तो इसीलिए जो हमारा करंट अकाउंट है उसमें सरप्लस है, ठीक है, इसलिए उसमें सरप्लस आया कितना, 3.1% ऑफ द GDP, जो कि था $34.7 बिलियन, ठीक है। इंडिया टू एंड विद एन, अब इंडिया का जो ये फिजिकल ईयर एंड होने वाला है, दैट वुड एंड विद करंट अकाउंट सरप्लस, ठीक है, आफ्टर 17 ईयर्स ऑफ टाइम। समझ लो 17 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया में जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो कम आ रहा है। क्योंकि भाई आप टिकटॉक बैन किए हो, आप चाइनीज़ ऐप बैन कर दिए, तो मतलब हम जो जितना भी पैसा दे रहे हैं वो सारा इंडिया में ही रह रहा है ना, बाहर नहीं जा रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि करंट अकाउंट में सरप्लस आ रहा है। अब इससे अच्छी चीज़ ये होगी कि ये इकॉनमी जो पैसा है वो बाहर ना जाके इंडिया में ही रोटेट होगा, और जब ये पैसा इंडिया में ही रोटेट होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडियंस का बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे ये बेनिफिट हो रहा है। इंडियाज मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट वॉज लोअर एट $57.5 बिलियन, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट मतलब कि जो हम मर्केंडाइज एक्सपोर्ट करते हैं और जो हम इम्पोर्ट करते हैं, जब हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं तो हमारा डेफिसिट हो जाता है, ठीक है। बट वो चीज़ अभी डिक्रीज़ हुई अराउंड द कोविड-19, क्योंकि हम इम्पोर्ट कम कर दिया है और एक्सपोर्ट लगभग उतना ही है, एक्सपोर्ट में डिक्लाइन कम आया है, ठीक है। तो दैट वाज वो ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया, $57.5 बिलियन एज़ कम्पेयर टू $125 बिलियन। तो पिछले साल का अगर हम कंपेयर करें तो जो हमारा डेफिसिट था, मतलब जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में माइनस था, मतलब डिफरेंस था, दैट वाज $125.9 बिलियन। बट अभी कोविड के टाइम में पिछले ईयर में हमारे अप्रैल टू दिसंबर, दैट वाज 57.5, जस्ट आधा है, ठीक है। और अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, सिर्फ अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स हमारे 15.7% से ही कम हुए हैं, बस वो ज़्यादा नहीं है। 200.8 बिलियन डॉलर्स हुआ है 238 से, ठीक है। जबकि जो इम्पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से कम हुआ है, मैं देखा ना 30% से डिक्रीज़ हुआ है वो। अब जो POL वाले हैं, पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, ठीक है, एक्सपोर्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड नेगेटिवली। अब आप देखोगे ना, जब भी आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की लिस्ट देखोगे तो सबसे ऊपर वाले में टॉप 5 में आपको पेट्रोलियम मिलेगा ही, ठीक है। चाहे वो इंपोर्ट में हो, हम क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और हम जो एक्सपोर्ट मतलब क्रूड ऑयल भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और जो हम जब क्रूड ऑयल आता है और वो उसको हम रिफ़ाइन करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो जब प्रोडक्ट्स बन जाते हैं उसके, और फिर जब हम उसको बाहर भेजते हैं तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो टॉप एक्सपोर्टर, मतलब काफ़ी हाई क्वांटिटी में एक्सपोर्ट भी करता था। तो ऑब्वियसली जब लॉकडाउन्स लगे और इंटर कंट्री मूवमेंट्स बंद हुए तो ये एक्सपोर्ट्स भी कम हुए हैं, ठीक है। तो अब एक्सपोर्ट्स कम हुए तो दे हैव कंट्रीब्यूटेड नेगेटिवली टू द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो क्योंकि मेजर पार्ट यही रहता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत ही मेजर पार्ट हैं इसका एक्सपोर्ट्स का, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, नॉन POL एक्सपोर्ट्स टर्न पॉजिटिव, हेल्प इन इम्प्रूविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। जो नॉन POL प्रोडक्ट्स है, पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट्स को हटा के जितने थे, ठीक है, दे हैव टर्न पॉजिटिव, उनका एक्सपोर्ट अच्छा हुआ है। जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गए, एग्रीकल्चर हो गए, फूड वगैरह के प्रोडक्ट्स के जो फूड वगैरह के जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया, ठीक है। तो ये सब के बढ़े हैं तो इन्होंने पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया और बाकी सब ने नेगेटिवली, जो POL वाले हैं उन्होंने नेगेटिवली किया। मर्केंडाइज इंपोर्ट्स कितना डिक्लाइन हुआ, 29 पॉइंट लगभग 30% है, ठीक है। $258 बिलियन ड्यूरिंग अप्रैल, तो 364 था पहले मर्केंडाइज इंपोर्ट, उसको डिक्लाइन होकर 258 हो गया, ठीक है। शार्प डिक्लाइन इन पुल डाउन द ओवरऑल विकास,
ठीक है, मतलब डिक्लाइन हुआ है पीओएल के इंपोर्ट्स में, पेट्रोलियम का इंपोर्ट भी कम हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल अब हम जो इंपोर्ट करते हैं उसका भी मेजर पार्ट पेट्रोलियम ही है। तो क्रूड ऑयल जब हमने बहुत कम इंपोर्ट करना स्टार्ट किया, मतलब बहुत कम हो गया इंपोर्ट उसका, तो ऑब्वियसली ओवरऑल इंपोर्ट में ग्रोथ आया है, पुल डाउन, सॉरी ग्रोथ मतलब उसकी जो इंपोर्ट है वो डिक्रीज़ हुए हैं, कुल मिला के बात ये है, वो डिक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। इंपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड शार्पली, इंपोर्ट्स डिक्रीज़ हुए हैं। द पेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ईज्ड इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स ड्यू टू एक्सिलरेटेड पॉजिटिव ग्रोथ इन गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट्स एंड नैरोइंग कॉन्ट्रैक्शन इन पीओएल नॉन गोल्ड एंड नॉन सिल्वर इंपोर्ट्स। तो ये सब वही है, बता रहा किस में इंपोर्ट कम हुआ है। जैसे कि जो गोल्ड एंड सिल्वर है, ठीक है, उसका इंपोर्ट बढ़ गया था, ठीक है, क्योंकि लोग गोल्ड स्टॉक करना स्टार्ट कर दिए जब पैंडेमिक आया। तो लोगों ने गोल्ड को स्टॉक करना स्टार्ट किया, क्योंकि लोग को भरोसा नहीं था कि बैंक पैसा रीपे कर पाएंगे, तो लोगों ने बैंक से पैसा निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो यही सब है। फर्टिलाइजर्स, वेजिटेबल ऑयल, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, ब्ला 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 हैव कंट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली टू द ग्रोथ, ठीक है। ये इन सब का जो ग्रोथ है, ये फर्टिलाइजर्स, वेजिटेबल ऑयल, जो भी खेती से रिलेटेड है और जो भी हेल्थ से रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब का ग्रोथ हुआ है, ठीक है, इंपोर्ट्स में। ट्रेड बैलेंस विद चाइना, ऑब्वियसली जब हमने इंपोर्ट कम किया चाइना और यूएस से, तो हमारा ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हुआ है। नेट सर्विस रिसीव जो है वो $41.7 बिलियन की हो गई है, ठीक है, जो कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू $40.5 बिलियन। रेजिलियंस ऑफ द सर्विस सेक्टर was primarily driven by the software services which accounted for 49% of the total service exports। अब सर्विस सेक्टर में डिक्लाइन आया है, क्यों? क्योंकि भाई सर्विस सेक्टर जो टोटल एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज का बाहर, अब यूएस में तो कंपनीज़ बंद हो गई, काफ़ी कंपनीज़ बंद हो गई, तो वो सर्विसेज सेक्टर में भी डिक्लाइन आया है। तो वो 49% ऑफ द टोटल सर्विस एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, यही है, दैट कंस्टिट्यूट्स फॉर 49% ऑफ द टोटल सर्विस एक्सपोर्ट्स, ठीक है। नेट प्राइवेट ट्रांसफर रिसीव्स मेनली रिप्रेजेंटिंग रेमिटेंसेज बाय इंडियंस एम्प्लॉयड ओवरसीज, टोटलिंग जो प्राइवेट ट्रांसफ़र है, अब भाई बाहर जो लोग हैं उनका जॉब गया है, तो वहाँ से बाहर जो लोग अपने माँ बाप को पैसा भेजते हैं घर पे, जो कि जिसको हम रेमिटेंस बोलते हैं, वो भी डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, दैट डिक्लाइन बाय 6.7%, ठीक है, बस यही बोल रहा है। इंडियाज़ एक्सटर्नल डेट प्लेस्ड एट $556.2 बिलियन, डिक्रीज ऑफ $2 बिलियन, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल डेट है, जो हमने बाहर से लोन ले रखे हैं, वो हमारे कम हुए हैं, ठीक है, $2 बिलियन से। इम्प्रूवमेंट इन डेट वनरेबिलिटी इंडिकेटर्स, अब फॉरेक्स रिजर्व्स हमारा बढ़ा है, तो हम जो डेट वनरेबिलिटी मतलब कितना, वही जो मैं पीछे बता रहा था कि कितना कैपेसिटी इंडिया का लोन रीपे करने का, तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़े हैं, तो ऑब्वियसली ये जो इम्प्रूवमेंट आया है इन सब में, ठीक है। शॉर्ट टर्म डेट कम हुआ है हमारा, ठीक है, और डेट सर्विस रेशियो इम्प्रूव हो गया है। डेट सर्विस रेशियो क्या होता है कि जो भी हमने लोन ले रखा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, वो उसको रीपे करने का हमारा कितना कैपेसिटी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल रिपेमेंट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, कितना हम उसको रीपे कर सकते हैं, हम अपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को कितना रीपे कर सकते हैं, दैट इज़ डेट सर्विस रेशियो। तो वो बढ़ गया, हम ज़्यादा रीपे कर पा रहे हैं, 9.7% हो गया एज़ कम्पेयर टू 6.5%। रुपी जो है, अब रुपी का देखें कि अप्रिशिएशन डिप्रिशिएशन कैसे हुआ है, तो रुपी डिप्रिशिएट हुआ था, मतलब पहले अगर $1 $70 था, सॉरी $1 अगर $70 था, तो अभी $1 $73 है, तो इसको डेप्रीशिएशन बोलते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ 6 करेंसी, अब दो चीज़ें हैं इसमें, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है कि जो भी इंडिया ट्रेड करता है बाहर की कंट्रीज से, ठीक है, तो डिफरेंट करेंसीज में ट्रेड करता है, जैसे चाइना से करेगा तो RMB होता है, होता है, या युआन मान लो। जापान से करेगा तो येन में करेगा, ब्रिटिश से करेगा तो पाउंड्स में करेगा, पाउंड स्टर्लिंग में करेगा, यूएस से करेगा तो डॉलर में करेगा। तो इससे जितना भी ट्रेड हो रहा है बाहर की कंट्रीज से, ठीक है, उसको हम वेटेज देते हैं कि भाई यूएस से चलो इतना पार्ट ऑफ ट्रेड है, तो इसकी करेंसी को हम इतना वेट देंगे, फिर येन को हम इतना देंगे, तो उससे एक एक्सचेंज रेट आता है, ठीक है, कि डॉलर और रुपए में कितना एक्सचेंज रेट है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल। अब यही चीज़ अगर हम इन्फ्लेशन को इंक्लूड कर दें, ठीक है, तो आ जाता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो जनरली हम जब ये नॉमिनल निकालते हैं, तो हम कंट्रीज़ का जो इंडिविजुअल इन्फ्लेशन होता है, जैसे मान लो यूएस में इन्फ्लेशन 3% है, इंडिया में 5% है, तो हम इसको हटा के निकालते हैं ये सब, ठीक है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। बट जब हम इसको इंक्लूड करके निकालेंगे ना, तो उसको वो हो जाएगा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। समझ में आ रहा है? मान लो ऐसा हो सकता है कि $1 से $1 से यूएस का इंसान 1 कप ऑफ कॉफ़ी ले सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे यहाँ पे $70 से इंसान 2 कप के कॉफ़ी ले सकता है।
तो थोड़ी एक्सचेंज रेट $1 इक्वल टू 70 रुपीज़ होगा, तो नहीं होगा। तो जो एक्सचेंज रेट आएगा ना उसको हम बोलेंगे रियल, ठीक है। बट नॉमिनल में क्या है, $1.70 है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इन्फ्लेशन का इफेक्ट जब आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं रियल एक्सचेंज इफेक्ट रेट। तो रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है बाय 4.1% ओवर मार्च एंड अप्रिशिएटेड बाय 2.9% इन टर्म्स ऑफ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो देखो कितना अच्छी चीज़ बोल रहा है ये। नॉमिनल का कंपैरिजन अगर हम करें तो 4.1% से डिप्रिशिएट हुआ है रुपये, ठीक है। रुपये का वैल्यू गिरा है, मतलब हमारा कैपेसिटी कम है चीज़ें खरीदने का, अगर हम इन्फ्लेशन को इंक्लूड कर लें, ठीक है। बट अगर हम इन्फ्लेशन को अगर हम एक्सक्लूड करके निकालें तो, बट जब हम इन्फ्लेशन को इंक्लूड कर लें, ठीक है, तो क्या है कि तो रुपी अप्रिशिएट हुआ है, समझ में आ रहा है। मतलब कि अगर हम इन्फ्लेशन इंडिया में काउंट करें, इसका मतलब ये है कि बाकी कंट्रीज़ में जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा है, बाकी कंट्रीज़ में जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ के लोगों का चीज़ें खरीदने का जो कैपेसिटी है वो इंडिया से कम है, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो उसमें इंप्रूवमेंट आया है। और क्या बोल रहा है कि इन टर्म्स ऑफ 36 करेंसी ट्रेड ट्रेड वेज रेट देते हैं, रुपी डिप्रिशिएटेड बाय 2.9% जो देख लिया, एंड अप्रिशिएटेड बाय 2.2% RER, ठीक है। RBI's इंटरवेंशन इन फॉरेक्स मार्केट एंश्योर्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। RBI ने इंटरवीन किया था फॉरेक्स मार्केट को स्टेबल बनाया, कुछ कुछ स्कीम्स लाई थी जैसे प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें क्या था, इसमें ये था कि भाई आप मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स अगर बेच रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स में आया था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आया था कि भाई आप अगर मोबाइल फ़ोन इंडिया में मैन्युफैक्चर जो हुए हैं उसका अगर आप सेल बढ़ा रहे हो तो हम आपको ईयर ऑन ईयर 6% इंसेंटिव देंगे, मतलब 6% ऑन सेल्स, जो भी आप इंक्रीज सेल्स करोगे इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट्स की, उस पर हम आपको 6% पैसा वापस देंगे, ठीक है। तो ये था प्रोडक्ट लिंक इंटेंशंस की इंसेंटिव्स की, ठीक है। तो इस टाइप से चीज़ें प्रमोट करी गई, ठीक है। और ड्यूटीज़ और टैक्सेस को रिमिट किया गया, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट किया गया है, ठीक है, ये सब हुआ है। अब क्या है, मनी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। तो ऐसा करते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है ना, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दूसरा लेक्चर भी देख लीजिएगा, 3-4 पे 5-6 पेज आएंगे, और थोड़े बचे हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको पढ़ना अच्छे से पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।